हेलो दोस्तों, नमस्ते आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस प्रकार मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर 7 स्टेप्स बताए थे कि हमें किस प्रकार से 7 स्टेप्स को पूरा करना पड़ेगा अगर हमें DU-LLB, क्लैट या कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम इस टाइम के अंदर क्रैक करना है तो उसी 7 स्टेप्स के अंदर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स था जिसको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूं, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ये स्टेप सबसे पहले किया था और इसलिए हमारी DU-LLB 2022, क्लैट 2022 की सीरीज़ के अंदर हमारा सबसे पहले वीडियो भी इसी एक स्टेप के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं DU-LLB 2021 का हमारा एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, DU-LLB 2021 का एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उन 100 क्वेश्चंस के अक्रॉस हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे, उसको ऐसे सॉल्व करेंगे उनको कि हम लोग और भी ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन में किन टॉपिक्स को करना है और इन 100 क्वेश्चन से और कितने टाइप के क्वेश्चंस निकल सकते हैं हम उसके ऊपर भी वर्क करेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2021 इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम अपना 2021 का क्वेश्चन पेपर और देखते हैं कि किस प्रकार से DU-LLB ने चैलेंज किया 2021 के एस्पिरेंट्स को। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखे हैं तो मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन पेपर को या किसी भी सैंपल टेस्ट को करने का सबसे अच्छा तरीका थ्रू माय वीडियोस है कि आप अपना रजिस्टर खोल लें, अपने रजिस्टर के ऊपर 1 to 100 तक काउंटिंग लिख लें। जिस प्रकार से मेरी वीडियो के अंदर क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपकी स्क्रीन पे, आपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आपने अपने रजिस्टर के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, यानी अगर क्वेश्चन 1 है तो 1 सीरियल नंबर पे आपने ABCD यानी 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को जो आपको लगता है कि सही है आपने उसको वहां लिखना है। देन आपने वीडियो को दोबारा चलाना है और फिर उसके अंदर आंसर देखना है और मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना है। साथ के साथ एक क्वेश्चन से हम और कितने क्वेश्चंस निकाल सकते हैं या उस क्वेश्चंस का रेलेवेंस हमारे आने वाले DU-LLB 22 में क्या है उसका इनसाइट जरूर सुने। इसलिए मैंने आपको बोला डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल द एंड। ये वीडियो बड़ा है मगर ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन की जो डायरेक्शन है उसको सही दिशा देगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन DU-LLB 2021 का क्या था और ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज करेक्टली मैच टू द ऑथर। दोस्तों, बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन यूजुअली DU-LLB के अंदर आते रहते हैं। दो इन क्वेश्चंस की संख्या 1 से 2 के बीच में होती है, मगर आप अगर करना चाहें तो आप कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को और उनके ऑथर्स को जरूर करके जाएं विच इज रेलिवेंट टू आर हिस्ट्री और रेलिवेंस टू द लॉ। मगर अगर आप नहीं कर पाए तो ऐसे क्वेश्चंस को मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर छोड़ना बेटर रहता है, क्योंकि आपको एक चीज कभी नहीं भूलनी कि फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन यू हैव अ नेगेटिव मार्किंग इन DU-LLB एंट्रेंस टेस्ट। तो ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चंस ज्यादा सही भी करके आए और उतना ही कॉरस्पॉन्डिंग गलत भी करके आए और आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती रहे। दोस्तों, मैं आपको ध्यान से बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग -1 जरूर है और पॉजिटिव मार्किंग +4 जरूर है, मगर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार DU-LLB के एंट्रेंस टेस्ट में लोगों का एडमिशन 1-1, 2-2 मार्क्स से रह जाता है और वहां पे ये नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा चुभेंगे एंड दे गोना हॉन्ट यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ इफ यू फेल बाय 1 or 2 मार्क्स। इसलिए इन बुक वाले क्वेश्चंस को आप अगर कर सकते हैं और आप 100% डेड श्योर हैं देन आगे बढ़ें, वरना आप इनको छोड़ भी सकते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज करेक्टली मैच टू द ऑथर। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की बुक द कलेक्टर्स वाइफ है, ज्योतिबा फुले की सच अ लॉन्ग जर्नी है, सलमान रुश्दी की फाइन बैलेंस है और खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दैट्स डी, खुशवंत सिंह बुक दैट्स ट्रेन टू पाकिस्तान। आप बाकी बुक्स जो लिखी है द कलेक्टर्स वाइफ, सच अ लॉन्ग जर्नी, अ फाइन बैलेंस, इनके बारे में भी ज़रूर पढ़े, क्योंकि अगर ये इस बार ऑप्शंस में आई हैं तो क्या पता अगली बार ये आंसर्स में भी हो सकती हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को इन योर एग्जाम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके ऑप्शंस को भी आप ज़रूर रिसर्च करें कि एक क्वेश्चन आया है तो उसके अंदर अगर ये ऑप्शंस थे तो इन ऑप्शंस का मतलब क्या है या इन ऑप्शंस के पीछे क्या रीज़न है। तो दोस्तों, द राइट आंसर इज खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान। इफ़ यू हैव मार्क्ड इट देन
वेरी गुड, और अगर आपने इसे लीव करा देन इट्स ऑल्सो गुड, बट अगर आपका गलत हुआ है तो आप रिस्क मत लीजिए। दोस्तों द सेकेंड क्वेश्चन इन ऑन August 15, 1947 द कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कंसिस्टेड ऑफ, तो इसमें बताया गया है इंडिपेंडेंट इंडिया की जो कैबिनेट है दैट्स कंसिस्टेड ऑफ ए भीमराव अंबेडकर एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ, हाँ ये बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो दोस्तों भीमराव अंबेडकर वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता ही होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी आपको पता होगा। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के? सो दोस्तों नो, दैट्स नॉट द राइट आंसर। इसका आंसर ए ओनली है, देन ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अब आप लोगों को होमवर्क है कि आप लोग पता करें हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें सिर्फ आंसर से ध्यान नहीं रखना, हमें क्वेश्चन से और भी क्वेश्चंस निकालने हैं। तो आप अपने रजिस्टर में जहाँ पे आपने सीरियल नंबर 1 to 100 लिखा है उसके लेफ्ट साइड वाले पेजेस पे आप लोग जरूर लिखें दैट हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों साथ के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल का मैंने आपको बता दिया दैट ही वाज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मगर क्या आपको ये पता था? नहीं पता तो आप इसको भी मार्क डाउन करिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर, अगेन ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हर किसी को इसके बारे में पता हो जरूरी नहीं है। 1 क्वेश्चन है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, रिस्क नहीं लें, माइनस मार्क हो सकते हैं, मगर स्टिल इसका आंसर हमें जानना है। इसका आंसर है सी 1917। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में आया था। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा ही था क्योंकि ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं हो सकता, तो इसलिए इसमें कोई एतराज़ या कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ये टफ क्वेश्चन था, इसे छोड़ना बन सकता है। दोस्तों अगला है द 3-banded रोजफिंच हैज बीन फाउंड रिसेंटली इन द स्टेट ऑफ, ये 3-banded रोजफिंच है क्या? दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। 3-banded रोजफिंच क्या कोई अपना इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम बैंड के बारे में बात कर रहे हैं या किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं? तो दोस्तों दिस इज बेसिकली अ बर्ड, और ये बर्ड अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिली थी। सो दीज काइंड ऑफ करंट अफेयर्स अगेन टफ हैं, आपको नहीं पता हो सकता, जरूरी नहीं है, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। रादर देन गोइंग फॉर अ नेगेटिव मार्किंग, इट्स बेटर टू लीव इट एट 0। सो दोस्तों 5th क्वेश्चन है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज टू बी रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। दोस्तों वैसे तो मैं अपनी अगली वीडियो लाने वाला हूं और उसके अंदर मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ DULB 2022, मगर मैं आपको बता सकता हूं फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, वेदर इट्स 2019, वेदर इट्स 2020, वेदर इट्स 2021। दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस are the most important and loved topic by the examiner, the paper setter of DULLB. So आप पूरा का पूरा अपना फोकस हमेशा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जरूर रखें। इफ दैट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इज रिलेटेड टू लॉ देन दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ इट्स नॉट रिलेटेड टू लॉ इट्स रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेसिफिकली करंट अफेयर यानी करंट सिनेरियो में आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को देखें कि कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि हॉट टॉपिक में है। जैसे अभी करंटली रशियन यूक्रेन वॉर चल रहा है, नेटो इज इन अ वेरी प्रीमियम स्पेस, तो ऐसे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में पढ़ना, वो कब फाउंड हुए, तो उनके मेंबर्स कौन कौन है, वो कौन कौन से अपना रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन निकालता है, तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, लॉ इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो नेशनल हो, इंडिया के हों, चाहे वो इंटरनेशनल हो, उनको करना बहुत जरूरी है क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चंस आपको हर साल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर मिल जाएंगे। और अभी ये क्वेश्चन पेपर हम आगे जाएंगे तो आप देखना कैसे हम लोग इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकालता है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या बताता है, किस पैरामीटर्स को दर्शाता है, दैट्स योर होमवर्क, उसे करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। Which among the following launched the online dispute resolution handbook? So दोस्तों अभी तक आप क्वेश्चन देख रहे होंगे and that would be looking tough। इसका आंसर है सी नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपका इंडियन इंस्टीट्यूट्स में आप और भी लॉ कमीशन के ऊपर जा सकते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपने ज़रूर पढ़ना है। और नीति आयोग को तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि नीति आयोग पर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है कि उसका CEO कौन है, उसका वाइस चेयरमैन कौन है, उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने नीति आयोग के ऊपर ज़रूर अच्छे से होमवर्क करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेंटल वेलबींग डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो आंसर है दैट्स मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम। आप अगर इसमें देखें तो एक ट्रिक और होती है क्वेश्चन में आंसर्स को करने की, दैट्स टू सब्ट्रैक्ट दी ऑप्शंस। आप इसमें अगर देखें तो देखो वो ऑलरेडी क्वेश्चन बता रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल वेल बीइंग। हम मेंटल वेल बीइंग की बात कर रहे हैं और मानस किस लिए स्टैंड करता है। क्वेश्चन के अंदर ही मेंटल वेलबींग की बात होगी। तो आप इसमें देखेंगे इसमें मैटरनल हेल्थ और डी, नन ऑफ दीज तो आउट हो चुका है, क्योंकि मेंटल हेल्थ की बात हो रही है और हमारे दो ऑप्शंस में मेंटल हेल्थ के बारे में लिखा ही गया है। अब हमें उसको क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर कि वो मानस से मिले। तो आप अगर देखेंगे मेंटल हेल्थ नॉर्मलसी ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम इज वेरी मच क्लोजर टू मानस देन मेंटल हेल्थ नॉन ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम। सो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। अगेन इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, नॉट वेरी इजी क्वेश्चन टू डू और टू पिक। आइए अगले हमारे 8th क्वेश्चन चलते हैं। हु विन द फॉलोइंग हैज नॉट विन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगेन अवार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशंस वेरी इंपॉर्टेंट। अवार्ड आ चुका है राजीव गांधी खेल रत्न, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, पद्म विभूषण, राजीव गांधी खेल रत्न। एंड ऑफकोर्स 2021 वॉज मोर अबाउट ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में मेडल्स मिले हैं, तो उन मेडल्स जो लोग लेकर आए हैं उनको अवार्ड्स भी मिले हैं। एंड कौन कौन से मेडल्स मिले हैं, देन ओलंपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये इसमें राजीव गांधी खेल रत्न ने पूछा है। तो आप देखिए रानी रामपाल, मोनिका बत्रा, विनेश फोगाट एंड शिखर धवन। सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट वॉन द राजीव गांधी खेल रत्न। मैं आपको एक बात बता दूं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड क्रिकेटर्स को मिलना बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि क्रिकेट एक नेशनल स्पोर्ट्स के अंदर नहीं आता। वो नेशनल मतलब एक गवर्नमेंट द्वारा नहीं संभाला जाता। BCCI इज अ प्राइवेटली ओन्ड एंटिटी, वो अपना अलग से करते हैं, इसलिए उनको खेल रत्न देना बहुत ही कम चांसेस होते हैं रादर देन हॉकी और बाकी ओलंपिक स्पोर्ट्स को। जो इंडियन ओलंपिक कमेटी IOC है, उसके स्पोर्ट्स के एथलीट्स को खेल रत्न अवार्ड मिलना ज़्यादा आसान होता है। इस ऑप्शन के अंदर शिखर धवन इज अ क्रिकेटर, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर शिखर धवन एंड दैट वाज द राइट आंसर इन 2021। सो दोस्तों 9th क्वेश्चन वी हैव, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट वन द अर्जुन अवार्ड 2020। सो दोस्तों अर्जुन अवार्ड की बात हो रही है 2020 में। इसमें ड्यूटी चंद, ईशांत शर्मा, आदित्य अशोक, विराट कोहली। दोस्तों आपको बता दूं विराट कोहली हैव वन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। And when we're talking about Arjuna Award is below Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, and Virat Kohli very recently have won Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. So definitely Virat Kohli haven't won any Arjuna Award in 2020. और इसका जो आंसर है that's विराट कोहली, ऑप्शन 4। सो थोड़ा सा आपको मैं समझ सकता हूँ कि इतना कुछ भी आप लोग याद नहीं रख सकते, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा दिमाग को अपना घुमाएं और इस तरीके से यूज़ करें, जैसे मैंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में करा था कि क्रिकेटर्स को ये अवार्ड बहुत इजीली नहीं मिलते हैं। और विराट कोहली जैसे प्रीमियम क्रिकेटर्स, महेंद्र सिंह धोनी जैसे क्रिकेटर्स को ये अवार्ड मिले हैं, तो अर्जुन अवार्ड क्यों मिलेगा, वो उससे छोटा अवार्ड है। ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको दिमाग पे लगाने पड़ेंगे, नहीं तो आप बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक जा सकते हैं 2020, 2021, 2022, क्योंकि आपको 2022 में होने वाला था। 2021 के आपने अर्जुन अवार्डों को पूरा रट के जाना है, 2021 के आपने खेल रत्न अवार्ड को रट के जाना है, 2021 के आपने पद्मश्री, पद्मभूषण। पद्मश्री में बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप डेफिनेटली सबको नहीं रट पाएंगे, बट आपको पद्मश्री में इंपॉर्टेंट लोगों को जरूर लेके जाना है। चाहे अगर लॉ की फील्ड हो गई तो इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा बंदा जिसने बहुत ही एक्सेम्पलरी वर्क करा है, जो न्यूज़ में भी कवर हुआ है, तो आपने उसका नाम जरूर रट कर जाना है। सो दोस्तों 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंटली मैच्ड। एंड ये बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कैपिटल्स की। देन दे टॉकिंग मिजोरम, आइजवाल, मणिपुर, ईटानगर, सिक्किम, शिलोंग, मेघालय, कोहिमा। दोस्तों इसमें से एक आंसर सही है, मगर बाकी आंसर सही नहीं है। मगर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा द 7 सिस्टर्स। जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की 7 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, आप उनकी कैपिटल्स को जरूर याद रखें, क्योंकि DOLB 2019 के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आ रखा है उनका कैपिटल वाला। और यूजुअली मैं गारंटी ले सकता हूँ इस समय जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम तक भी याद नहीं होंगे, तो कैपिटल्स की बात तो बहुत दूर की है। हम लोगों को प्रीमियम स्टेट्स जो हो गई, जो नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, महाराष्ट्र, ऐसी स्टेट्स हमें पता है, उनके कैपिटल्स भी हमें पता होते हैं, बट हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लाइक हिस्ट्री, लाइक आर एडमिनिस्ट्रेटर्स, हम
अवॉइड कर देते हैं और वही जो है क्वेश्चंस DOLB पूछेगा जहां पे आप सोचेंगे कि ये क्या ही आएगा, वही क्वेश्चन आएगा। इसलिए इसका एक आंसर जो सही है दैट्स मिजोरम, आइजवाल। बट आपने बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैपिटल्स को लर्न करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं और इस बार भी आया था लास्ट टाइम, तो ये क्या पता अगली बार भी आया। तो आप लोग प्लीज इस पर जरूर होमवर्क करके जाएं। 11th क्वेश्चन है डैश इज द क्लासिकल डांस ऑफ केरला। हर साल क्लासिकल डांस से क्वेश्चन आता ही आता है। केरला का क्लासिकल डांस इज कथकली। आप सदर्न स्टेट्स के क्लासिकल डांसेस को करके जाएं। पंजाब का भांगड़ा है, तो ऐसे जो ऑप्शंस हैं दैट्स वेरी इजी। यूपी का क्लासिकल डांस क्या है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। महाराष्ट्र का क्लासिकल डांस क्या है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। कर्नाटका का क्या है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ऐसे करके हम कमेंट बॉक्स को भी एक तरीके से एक ऐसा स्टेज बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कि बच्चे उसमें भी लर्न करें। तो जो भी इंटेलिजेंट बच्चा जिसने क्लासिकल डांसेस करे हैं ऑल ओवर द स्टेट्स के, उसको जरूर लिखें। दोस्तों क्लासिकल डांस हो गया, रिवर्स हो गया, माउंटेन रेंजेस हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ज्योग्राफी और कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। दो इनकी संख्या बहुत कम होती है, मगर जब आप इनको प्रिपरेशन करने जाएंगे तो इनके जो वेराइटीज़ है वो बहुत वाइड होती है, यानी बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग चूज कर सकते हैं कि मैं 2-3 क्वेश्चंस, मगर आपको फिर एक चीज़ का ध्यान रखना है। देन आप जब लॉ यानी लीगल जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप इंडियन पॉलिटी जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका मतलब उनका स्ट्राइकिंग रेट 90 से 95% होना पड़ेगा। दोस्तों बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि सर मैं ज्योग्राफी छोड़ जाता हूँ, मैं अपना ये लैटिन वर्ब्स छोड़ जाता हूँ, मैं बुक एंड ऑथर्स छोड़ जाता हूँ, है हाँ ये 1-1, 2-2 क्वेश्चन था। बट जब आप इन 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन को एडअप करेंगे 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप 15-20 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं तो आपका जो 80 क्वेश्चन हैं उनका स्ट्राइक रेट आपको फिर जो रखना है वो आपको कम से कम भी 90 से 95% रखना पड़ेगा। क्योंकि टू गेट इनटू DOLB यू हैव टू एटलीस्ट स्कोर पॉजिटिव मार्क्स इन 70 क्वेश्चंस। आप 70 क्वेश्चन में पॉजिटिव मार्क्स स्कोर करेंगे और कुछ नेगेटिव मार्किंग होगी, देन यू विल गेट योर मार्क्स अराउंड 240। सो आप ये क्वेश्चन जो है डांस वाले हो गए, रेंजेस वाले हो गए, रिवर्स वाले हो गए, कैपिटल्स वाले हो गए, इंस्टीट्यूशंस वाले हो गए और आपके बुक एंड ऑथर्स वाले हो गए, यू कैन अफोर्ड देम टू लीव। बट आप इसको अगर लीव कर रहे हैं देन आपको लीगल, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, इसके अंदर स्ट्राइक रेट 90 से 95% रखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम कम है, प्रिपरेशन ज़्यादा है, आप लोग बहुत स्मार्टली प्रिपेयर करें। मेरा अगला वीडियो जो सिलेबस के ऊपर होने वाला है, अपना स्ट्राइकिंग किन किन टॉपिक्स में करनी है उसके ऊपर होने वाला है, उसको ज़रूर आप लोग देखें और उसी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। अपना टाइम ऐसे टॉपिक्स पे वेस्ट ना करें जो आते ही नहीं है। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है, लोग उस पर बहुत समय वेस्ट कर देते हैं और मैथ्स का पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया, उससे पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया। बहुत स्मार्टली आपने प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12th पे। दैट्स द वर्ड एक्सेप्ट The state of Jammu Kashmir have been omitted in section 1 of the IPC 1860 by। दोस्तों आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंडिया से अलग था, इसलिए हमारे बहुत सारे जो कि बहुत सारे हमारे कोड्स हैं, बहुत सारे हमारे लॉज हैं, उसके अंदर हमेशा पहले सेक्शन में लिखा आता था कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द होल पार्ट एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला जो क्लॉज था, जो हमारे IPC के अंदर भी था, CRPC के अंदर भी था और बहुत सारे कोर्ट्स के अंदर था, ये कब हटा था? ये तब हटा था जब जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया गया था पार्लियामेंट के अंदर। तो जो वो एब्रोगेशन हुआ था उसका नाम क्या था? तो आप देखिए इसमें ऑप्शन है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2018, जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2018। तो दोस्तों आप इसे ढंग से देखेंगे, बहुत ही क्लोज है। आप बोलेंगे यार ये क्या हो गया? पहले तो आपने मार्क करना है कि वो ईयर कौन सा था। तो दोस्तों 2018 वाज द ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट्स फर्स्ट टर्म और आपको पता होना चाहिए दैट दिस 370 was abrogated in the second term of Modi government. That second term was after 2019. So 2018 out of the box. अब 2019 में हमारे पास दो ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट्स जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। सो व्हेन वी आर realigning the state with the country, then the option is one, that's Jammu Kashmir Reorganization Act 2019. So दोस्तों this is how we know the answer. We are very close to the answer. But when you have 4 marks on the stake, when you have negative marking on the stake, then your mind start wobbling. And when it start wobbling, then you have to act smart and you have to act in a very सटल मैनर और आपको अपने ऑप्शंस को आउट करना पड़ेगा जो ऑप्शंस गलत हैं। देन ही आप एक बहुत क्लोज ऑप्शन के पास पहुंच पाएंगे, कंफर्म कर पाएंगे एंड उसे मार्क करेंगे एंड देन मार्क माय वर्ड्स, यू विल गेट दैट ऑप्शन राइट एंड यू विल गेट इनटू DOLB 2020। देन दोस्तों अगला क्वेश्चन है, X goes to shop for buying item of cost ₹10
X gave rupees 10 coin to the shopkeeper. Shopkeeper refuses to sell the item as he doesn't accept the coin. So what actually have the shopkeeper done? What's the legal option of X? Option A, to file a case in the court against the Reserve Bank of India for circulating a coin which is refused by some. And that's option B. Option B is to file a police complaint against the shopkeeper for refusing a valid legal tender. And C is to file a public interest litigation. एंड एक्स हैज नो लीगल. दोस्तों देखो, एक्स हैज नो लीगल ऑप्शन तो आउट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका कोई आपसे करेंसी ट्रेड नहीं लेता है देन लीगल उस पर ऑप्शन बनता है. अच्छा, डी सी क्या कह रहा है? दैट्स अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. व्हाई यू फाइल अ पीआईएल इफ समवन इज नॉट एक्सेप्टिंग योर कॉइन? पीआईएल क्या होता है? पीआईएल इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. तो कोई आपसे कॉइन ले रहा, व्हाट इज द पब्लिक इंटरेस्ट इन दैट? So दोस्तों, दो ऑप्शंस आउट. देन वी गो टू द ऑप्शन ए, टू फाइल अ केस इन अ कोर्ट अगेंस्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर सर्कुलेटिंग अ कॉइन व्हिच इज रिफ्यूज्ड बाय सम. दैट इज वेरी क्लोज, बट इसका जो राइट आंसर दैट्स बी, टू फाइल अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉपकीपर फॉर रिफ्यूजिंग अ वैलिड लीगल टेंडर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड आई विल टेल यू, आप इसे पढ़ें. If someone refuses a legal tender given by RBI, then that's amount to sedition. और आप लोग शॉक हो जाएंगे that how can it be sedition? So दोस्तों, it's your homework. Study about it. Why if someone tomorrow don't accept the legal tender given by you, then why it's sedition? So दोस्तों, again very important, एक क्वेश्चन निकाला, sedition कैसे हो सकता है लीगल टेंडर वाला? क्या पता कल को क्वेश्चन बोले if someone not accepting your coin, then what that crime amounts to? Will it be sedition or they'll give you something else, fraud, forgery वगैरह वगैरह? So option is sedition. Why it's sedition? मैंने आपको बताया, होमवर्क करो, उस पर रिसर्च करो और अपने नोट्स में जरूर लिखो. एंड द क्वेश्चन है, पर्सन हु हेल्प्स अनदर पर्सन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज एन. दोस्तों, दिस इज अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ लास्ट ईयर. इस पे आप देखेंगे तो दो अकम्प्लिस वाज द गिवन आंसर फ्रॉम द आंसर की विच वाज रिलीज ऑफिशियली बाय द DU एडमिनिस्ट्रेशन. बट इस पे जो अबेटर है, अगर आप अबेटर की डेफिनेशन भी आईपीसी के अंदर देखें, देन दैट ऑल्सो टॉक अबाउट इफ पर्सन हेल्प्स अनदर पर्सन. अबेटर बेसिकली होता है किसी और बंदे को टू अबेट करना, क्राइम करने के लिए, उसे उकसाना. बट उसमें वो बंदा अबेटर तब भी होता है अगर वो उसकी कोई हेल्प भी करता है. और अकम्प्लिस इज ऑल्सो वेरी close term towards the person who helps you into something, and if that's a crime. So दोस्तों, अबेटर और accomplice, इनमें से अगर आपने कोई भी मार्क करा, लास्ट टाइम सब बच्चों को उसके आंसर मिले थे. अगर आपने अभी अपने रजिस्टर में अबेटर मार्क करा है देन आपका आंसर वो भी सही है. अगर आपने accomplice मार्क करा है देन आपका आंसर वो भी सही है. दिस क्वेश्चन के ऑप्शंस जो हैं दैट वाज वेरी मच कनेक्टेड, सो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ लास्ट टाइम एंड एवरीवन वाज गिवन awarded marks for this question. Then question 15 talks about principle. Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death commits the offense. So this is the principal fact question. And to solve a principal fact question, mark my word, you always have to stay closer to the principle. प्रिंसिपल को इतने ध्यान से पढ़ो, प्रिंसिपल में जो वर्ड्स है उनको ढूंढो और ऑप्शन के अंदर उन वर्ड्स को जोड़ो और वही ऑप्शन जो है जो उस प्रिंसिपल से रिलेट कर रहा है, दैट इज द राइट ऑप्शन. क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ऑप्शंस जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें से सही ऑप्शन कौन है. देन उसमें आपकी वही सलाह जो मैं दे रहा हूं आपको काम आएगी कि प्रिंसिपल के अंदर आपने, जैसे गूगल एडवर्ड्स होते हैं, प्रिंसिपल के आपने अंदर ऐसे एडवर्ड्स देखने हैं जो कि ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, एंड देन यू गो फॉर दैट ऑप्शन एंड मार्क माय वर्ड दैट विल गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन. इसमें आप देखिए, प्रिंसिपल तो बता दिया है. फैक्ट है, ए नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर सच डिजीज दैट अ ब्लो लाइकली टू कॉज हिज डेथ, A strikes him with the intention of causing bodily injury, Z dies in the consequences of a blow A is liable to. So this is a concept about culpable homicide and murder. आप अगर DULB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं then you must know 299, 300 talking about culpable, section 299, 300 talking about culpable homicide and murder. कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर एक इतना बड़ा कंसेप्ट है, आप उस पर बिल्कुल भी डूबिएगा नहीं. सिर्फ मैं आपको इतना बता देता हूँ, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के अंदर जो एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो मर्डर और कल्पेबल, जो मर्डर है आप उसको जब करते हैं तो आपको पता है कि ये करूँगा तो ये बंदा मर ही जाएगा. और कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है कि आप करते हैं कि मैं जब ये एक्शन करूंगा तो उसमें ऑप्शन होते हैं कि क्या पता वो बंदा मर भी जाए और क्या पता वो बंदा ना भी मरे. एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ. एक आप 10 फीट का गड्ढा खोद देते हैं, आपको पता है कि सामने से धीरज है गाड़ी चलाता हुआ आएगा और 10 फीट के गड्ढे में गिरेगा तो वो मर जाएगा. सो दोस्तों, धीरज गाड़ी चला के आता है, 10 फीट के गड्ढे में गिरता है और वो मर जाता है. दोस्तों, दिस इज
ये हो भी सकता था कि धीरज बच जाए, गॉड्स ग्रेस, क्योंकि उसके अंदर गिरा, क्या पता गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए, धीरज की जो थी जान बच गई, देन दैट वुड बी धीरज की जान मतलब चली जाएगी, कल्पेबल होमोसाइड तो हो ही जाएगा क्योंकि वो मर गया, तो धीरज की जान चली गई। बट उसके अंदर ऑप्शंस था कि वो बच भी सकता था कि अगर एयरबैग्स खुल जाते या गाड़ी का ब्लास्ट नहीं होता तो। मगर अगर आप इस ऑप्शन को दूसरे तरीके से देखें कि एक गड्ढा खुदा हुआ है, उसके अंदर आपने उसके अंदर TNT डाल दिया है, यानी आपने उसके अंदर एक्सप्लोसिव डाल दिए हैं, धीरज गाड़ी चलाता हुआ आता है, गड्ढे के अंदर गिरता है, TNT फटता है और धीरज मर जाता है। डेफिनेटली अगर कोई भी बंदा उस TNT के ऊपर गिरेगा, 10 फीट का गड्ढा, 10 फीट का हो या 6 फीट का हो, तो वो मरेगा ही मरेगा, देन दैट अमाउंट्स टू मर्डर। तो कल्पेबल होमोसाइड की एक बहुत बड़ी फाइट है, एक बहुत बड़ी लेगेसी है, उसको पढ़ने के लिए यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम, सो डोंट गो इनटू दैट। बट कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर को आप थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा आइडिया ले ले, बस इतना ध्यान रखें। कल्पेबल होमोसाइड में बंदा इंटेंशन खून की ही करता है, मर्डर की ही करता है, बट जरूरी नहीं है कि जो एक्ट वो यूज कर रहा है उससे वो मर्डर हो ही जाए, और मर्डर के अंदर वो एक्ट श्योर होता है कि उससे मर्डर हो ही जाएगा, यानी उसका डेथ हो ही जाएगी। अब इसके अंदर क्वेश्चन है कि बॉडीली इंजरी थी, उस पार्ट पे करेगी जहां पे लगने के बाद उसको पता था कि उसकी मौत हो जाएगी। देन इसका जो आंसर है, ऑप्शन है, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर एज अनदर पर्सन विद द सेम ब्लो वुड नॉट हैव डाइड। ओके, culpable homicide not amounting to murder as it was not certain the blow would kill Z। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, सेकंड ऑप्शन आउट ही हो जाता है कि मर्डर की culpable homicide not amounting murder as it was not certain the blow would kill Z, क्योंकि आपके फैक्ट के अंदर बताया गया है कि अगर वो वहां पे ब्लो किया जाता तो उसकी डेथ हो ही जाती, ये उसको पता था जो ब्लो कर रहा था, तो यानी सेकंड ऑप्शन आउट। culpable homicide not murder as A had intention of causing such bodily injury that is likely to cause death to Z owing to his disease। Culpable homicide amounting to murder as A had intention of causing Z's death। Every option except second option is very much closer। देखिए वो बात कर रहे हैं culpable, पहली बात तो ये culpable homicide है amounting to murder, क्योंकि उस बंदे का मर्डर हो चुका है, और आप 1 और 2 को आउट कर सकते हैं, बट इसमें आप 4 और 3rd पे इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें से ऑप्शन सही कौन सा है। मैंने फिर आपको क्या बोला, गो टू द प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल सजेस्ट द ऑप्शन 3 इज राइट, बिकॉज उसमें मेंशन किया गया सच बॉडीली इंजरी, एंड देन दैट वाज इज आल्सो इज देयर इन थर्ड क्वेश्चन दैट ए हैड इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी दैट is likely to cause death of Z। So दोस्तों that's third is the right option, that it's a culpable homicide amounting to murder, और उसके अंदर उसने ऐसी bodily injury दी थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी death हो ही जाएगी, then that's third is the right answer। क्वेश्चन जो हमारा है, who among the following has the power to issue an order under section 144 of the Crime Procedure Code 1973। So दोस्तों section 144 is a very hot section of CRPC used to prevent any kind of crime। आपने सुना ही होगा उसके अंदर कि सेक्शन 144 लग चुका है एक किसी स्थान पर, और वहाँ पे पब्लिक गैदरिंग अलाउड नहीं है। तो सेक्शन 144 जो है वो किसके अंडर आता है, किसके पास उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर है। आप सेक्शन सीआरपीसी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 144 सेक्शन सीआरपीसी में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको करने की जो पावर है दैट्स ऑलवेज विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों एसडीएम और डीएम जो है उसको लागू कर सकते हैं, दैट्स नॉट विद द पुलिस बट विद द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, दैट्स डीएम एंड द एसडीएम। एंड अगला क्वेश्चन है, ए पुट्स अ ज्वेल इनटू बॉक्स बिलोंगिंग टू जेड। ए ने जो है वो बॉक्स में विच वॉज जेड्स बॉक्स, उसे अंदर उसने ज्वेल्स डाले विद द इंटेंशन दैट दे मे बी फाउंड इन दैट बॉक्स एंड दैट दिस सर्कमस्टेंस मे कॉज जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ लाइंग, लाइंग नहीं, गिविंग फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग एविडेंस और चीटिंग। दोस्तों इसका जो आंसर है दैट्स फैब्रिकेटिंग एविडेंस। आप गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग एविडेंस आप दोनों को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फैब्रिकेटिंग एविडेंस इज समथिंग लाइक जब आपने एविडेंस को बनाया है, यू हैव फैब्रिकेटेड एविडेंस। और फॉल्स एविडेंस क्या है, जब आपने झूठा एविडेंस दिया है। जब आप झूठा एविडेंस की बात कर रहे हैं तो आप उस समय जो है वो कोई चीज़ हो चुकी है, आप उसके लिए कोई झूठा एविडेंस दे रहे हैं। बट फैब्रिकेटिंग एविडेंस है आप किसी चीज़ को करने से पहले उसे फैब्रिकेट कर दें ताकि वो जब बाद में प्रूव की जाए तो वो उस बंदे के अगेंस्ट प्रूव की जाए। तो दोस्तों फैब्रिकेटिंग एविडेंस एंड गिविंग फॉल्स एविडेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे, आप इन दोनों को पढ़कर जाना। फैब्रिकेटिंग एविडेंस और फॉल्स एविडेंस दोनों का कंसेप्ट दिया गया है, आप इनके थ्रू ज़रूर होते हुए जाएँ। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग सीआरपीसी और आईपीसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो बहुत ही क्लोज लाइंस पे हो, आपको कंफ्यूज करने के लिए हो। बट वही जो 1% और 5% की जो मेहनत है जो आपको कन्फ्यूजन से कन्फर्मिटी की तरफ लेके जाएगी, वही मेहनत आपने करनी है स्मार्टली अपनी प्रिपरेशंस में।
दोस्तों 18th क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑफेंसेस कमिटेड व्हेन अ पर्सन वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट्स अनदर पर्सन हैज टू प्रिवेंट दैट पर्सन लेटर इन प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन व्हिच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड। तो दोस्तों किसी बंदे को किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोकने के लिए दो जो आईपीसी के अंदर बताई गई चीज़ें हैं वो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट। जब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करते हैं किसी व्यक्ति की तो वो होता है उस बंदे को कन्फाइन करना एक बाउंड्री प्रेमिसेस के अंदर जहाँ से वो बाहर ना जा पाए। और जब रिस्ट्रेन होता है तो हम होता है कि उस बंदे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोकते हैं। जैसे कि सपोजली आपने बोला कि मैं जंतर मंतर प्रदर्शन करने जाऊंगा तो पुलिस आपको जंतर मंतर जाने से रोक रही है, दैट्स अ रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट। बट जब आपने बोला जी मैं जंतर मंतर जाऊंगा और पुलिस आपको उठा के एक बस के अंदर बंद कर दे तो दैट्स अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सो कन्फाइनमेंट और रिस्ट्रेनमेंट में ये फर्क है। तो दोस्तों 24वां ऑप्शन में पूछ रहे हो अमंग द फॉलोइंग इज कमिटेड व्हेन अ पर्सन वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट अनदर पर्सन हैज टू प्रिवेंट लेटर एंड प्रोसीड इन एनी डायरेक्शन इन व्हिच दैट पर्सन wants to go। so दोस्तों दिस इज रिस्ट्रेनमेंट। इसमें उसने नहीं बताया कि वो उसको किसी जगह में उसे बंद कर रहा है यानी उसे कन्फाइन कर रहा है इन अ बाउंड्री। व्हेन दे टॉक अबाउट अ बाउंड्री और सम स्पेसिफिक पेरिफेरी, जब उसकी बात हो रही हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसलिए इसमें जो आंसर है दैट्स रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट। असॉल्ट इज समथिंग एल्स एंड क्रिमिनल यूज ऑफ फोर्स इज समथिंग एल्स। ये सारे के सारे आईपीसी के अंदर डिफरेंट क्राइम्स हैं। आप मेरी सबसे ज़्यादा हॉट वीडियो सेक्शन ऑफ आईपीसी, इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी टू डू फॉर एनी लॉ एंट्रेंस, आप उसको देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। उसके अंदर आईपीसी के वैसे तो 500+ सेक्शंस हैं, आप सारे नहीं कर सकते, बट उसके अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस दिए हुए हैं जो कंटिन्यूसली पिछले कई सालों से DU LLB के अंदर आ रहे हैं, क्लैट के अंदर आ रहे हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें जितने भी सेक्शंस दिए गए उनको आप जरूर पढ़ें। उसमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यूज ऑफ फोर्स, रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट, असॉल्ट सब उसके अंदर है और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आपने इनको जरूर पढ़ के जाना है। अनदर क्वेश्चन इज प्रिंसिपल नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म व्हिच इट मे कॉज टू पर्सन हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ। यानी आप कोई ऐसा हार्म करें किसी और व्यक्ति कि गुड फेथ में करें, किसी और व्यक्ति की जान बचाने किसी व्यक्ति के लिए ध्यान रखते हो तो वो कभी भी क्राइम के अंदर नहीं आता। इवन इफ यू हैव डन दैट विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, यानी उस बंदे ने उसके लिए कंसेंट ना दिया हो बट आपको पता है इस चीज़ उसकी जान बच सकती है और आप उसे गुड फेथ में कर रहे हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम क्राइम। तो एक ऑप्शन है ए प्रिंसिपल है। फैक्ट दिया गया इट इज कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर, ए फायर्स द टाइगर नोइंग इट वुड लाइकली, मतलब उसको पता था कि वो गोली चलाएगा तो क्या पता उस व्यक्ति को भी लग जाए, बट टाइगर उसे ले जाता तो वो वैसे भी मरना ही था। तो इन बोथ केस अगर उसे मरना ही था तो एक ऑप्शन जो लीस्ट लीस्ट था उसकी जान जिसमें ज़्यादा बच सकती थी वो था गोली चलाने में। अगर वो शेर को लग जाती उसकी जान शायद बच जाती, बट ऐसा प्रोसेस नहीं हुआ और गुड फेथ में उसने वो करा, बट वो मर गया और उसको उसकी गोली लग गई एंड दैट पर्सन डाइज। तो क्या ए हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस? एंड आंसर इज 4 नो, ए हैज़ नॉट कमिटेड एन ऑफेंस बिकॉज ए हैव शॉट टाइगर इन अ गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड एंड नॉट इंटेंडेड टू किल जेड। दोस्तों मेंस रिया एक्टर्स यूज दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आईपीसी की, आपने इसको पढ़ना है। और मेंस रिया क्या होता है, व्यक्ति की इंटेंशन क्या है व्हाइल डूइंग दैट क्राइम। इंटेंशन इन आईपीसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी इंटेंशन क्रिमिनल है सिर्फ यही प्रूव करना होता है प्रोसिक्यूशन को और जज आपको सजा दे देता है। तो अगर इस केस में आप पीछे में जाएंगे तो उसमें इंटेंशन नहीं थी उसकी क्रिमिनल, तो इसलिए वो बच गया। इन ऑल रॉबरी देयर इज, दोस्तों अगेन रॉबरी आ गया। आईपीसी के अंदर आप जाएं, रॉबरी की आप सेक्शन को पढ़ें, उसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो आपको इजीली पता चल जाएगा इसमें से आंसर जो है वो है इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। दोस्तों रॉबरी के अंदर या तो थेफ्ट होता है या एक्सटॉर्शन होता है। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में क्या फर्क होता है? थेफ्ट होता है जब आप किसी बंदे से किसी प्रॉपर्टी यानी उसकी कोई बिलोंगिंग है उसको आप उससे ले मगर उसमें उस बंदे को ना पता चलता है ना फिजिकली हार्म होता है, आप उससे चोरी कर लेते हैं, उसको बंदे को पता नहीं होता। बट व्हाट इज एक्सटॉर्शन? एक्सटॉर्शन इज आप उसको फोर्सफुली या तो बॉडीली इंजरी से या किसी और पर्सन को नुकसान पहुंचाने के डर से आप उस बंदे से कोई चीज लें। तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन इज अ 2 डिफरेंट थिंग्स, आपने इसको भी पढ़ना है। प्लस थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों में से एक चीज होती है जब रॉबरी होती है। रॉबरी क्या है? इट्स अगेन टेकिंग अ थिंग फ्रॉम समवन एल्स, बट रॉबरी के अंदर क्या है? फिजिकल फोर्स यूज हो जाता है, उसके अंदर एक फोर्स यूज हो जाता है जो कि मैं अभी बता रहा था आपको। तो फिजिकल फोर्स यूज हो गया तो थेफ्ट रॉबरी बन जाती है। यानी थेफ्ट क्या हुआ? मैं सीधा चल रहा हूं, आपने मेरी जेब में से पर्स निकाला, आप चले गए और मुझे पता ही नहीं चला, मैं घर पहुंचा मुझे पता चला मेरा तो पर्स चोरी हो गया, देन दैट्स अ थेफ्ट। बट मैं चल रहा हूं, आपने मेरे कनपट्टी पे गोली रखी, मेरी जेब से पर्स निकाला और आप चले गए, देन दैट्स एक्सटॉर्शन। ठीक है, अब ये दोनों ही जब कब हुए? जब आपने कोई फिजिकल फोर्स यूज कर दिया। यानी अगर मैंने आपसे कोई बिलोंगिंग आपकी ले ली और आप पे फिजिकल फोर्स यूज करा, देन दैट्स रॉबरी। सो दोस्तों रॉबरी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन वेरी वेरी क्लोज टर्म्स, आपने इसको पढ़ना है, समझना है। इन तीनों के डेफिनेशन को हमने लिखना है और उन तीनों के डेफिनेशन में क्या क्या डिफरेंस उनको समझना है कि क्वेश्चन के अंदर आपसे डिफरेंस ही पुट अप करे जाएंगे।
Who claimed the first law commission that prepared the first draft of IPC? दोस्तों that's Lord Macaulay. Macaulay was the person who also wrote our IPC. तो पहली लॉ कमीशन आपको पता होगा इंडिया में लॉ कमीशन बनती है, मैंने अगर बोला था इंस्टीट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ कमीशन कितने सालों में बनती है, उसका हेड कौन करता है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, करंट लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ के जानी है। अब आपको फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन है, दैट्स लॉर्ड मैकॉली, और वही हमारे आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड लिखने वाले भी लॉर्ड मैकॉली ही थे। क्रिमिनल प्रोसीजर्स सीआरपीसी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों सीआरपीसी किसके अंदर आता है, दैट्स इन द कंकरेंट लिस्ट, यानी प्रोसीजर ऑफ अ क्राइम कैन बी चेंज बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट एज वेल। तो दोस्तों कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तीनों लिस्ट में बहुत सारे काम है, मगर कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक काम है जिनको आपको करना चाहिए। अच्छा, अब आप लोगों को होमवर्क क्या बताइए, एजुकेशन किस लिस्ट के अंदर आता है, प्लस आप बताएं कि फॉरेस्ट किस लिस्ट के अंदर आता है, यानी फॉरेस्ट रिलेटेड लॉस किस लिस्ट के अंदर बनाए जा सकते हैं। सो ऐसे आपने इंपॉर्टेंट उनको करना है। देन देयर इज दिस प्रिंसिपल हूवर इंटेंट टेकिंग डिसऑनेस्टी एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव्स द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट अ थेफ्ट। थेफ्ट की डेफिनेशन बताई गई है। अब वो कह रहे हैं ए सी इज अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड लाइंग ऑन द टेबल इन जेड्स हाउस। अब ए ने एक रिंग देखी जेड के हाउस में पड़ी हुई, उसने क्या करा, नॉट वेंचरिंग टू मिस अप्रोप्रिएट द रिंग इमीडिएटली फॉर फियर ऑफ सर्च एंड डिटेक्शन। उसने उस रिंग को उस समय तो नहीं उठाया इंस्टेंटली, कि उसे पता था क्या पता सर्च और डिटेक्ट हो जाए। उसने क्या करा, उस रिंग को उठाया एंड हाइड इट इन सम प्लेस विच इज हाईली इम्प्रोबेबल, कि वो दूसरा बंदा वहाँ पे जा पाया और उसे देख पाया। उसने किसी ऐसी जगह पे छुपाया और कुछ समय बाद जाके उसने वो चीज़ उस जगह से ले ली। तो व्हाट इज द क्राइम ए हैज कमिटेड। सो दोस्तों इसमें ऑप्शन है दैट इट हैव कमिटेड थेफ्ट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मूविंग टू द रिंग। लास्ट जो हमारा आंसर था उसके अंदर, इसके अंदर यही बताया गया था कि दिस ए इज द राइट आंसर। बट बहुत सारे बच्चे क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन मार्क कर भी आए थे, और अगर आप क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन देखें तो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन और थेफ्ट के अंदर फर्क यही है, थेफ्ट में आप उस चीज को उस बंदे से ले लेते हैं, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में वो चीज आपको पड़ी हुई मिलती है कहीं पे और आपको पता है वो चीज आपकी नहीं है, वो चीज किसी और की है, फिर भी आप उसे ले लेते हैं, दैट इज क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। इसके अंदर भी वो चीज उसे पड़ी हुई मिली, उसे पता था किसी और की है, उसने उसको ले लिया, तो इसमें क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन भी एक राइट आंसर हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ 2021, और इसमें अगर आपने क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन मार्क करा तो आपको तब भी मार्क्स मिलेंगे, और आपने अगर ए मार्क करा है दैट ए हैव कमिटेड थेफ्ट व्हाइल एट द फर्स्ट टाइम व्हेन ही मूव्ड द रिंग, तो आपको तब भी मार्क्स मिलेंगे। हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ सिटिंग द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज। तो दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कितनी सिटिंग्स हैं, कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज 5। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी है 5 सिटिंग्स। कौन कौन सी स्टेट्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एनजीटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, मैं आपको बताया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और नेशनल इंस्टीट्यूशंस आपने पढ़ के जाने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CAG, NGT, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो आ जाते हैं। नीति आयोग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इलेक्शन कमीशन में आपको बता चुका हूँ, इलेक्शन कमीशन वॉज अभी रिसेंटली वॉज अंडर टर्मोइल ड्यूरिंग दैट दिल्ली MCD इलेक्शन पोस्टपोन अनाउंसमेंट। अब इलेक्शन पोस्टपोन जो MCD की उसके अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन था, स्टेट इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में क्या फ़र्क होता है वो भी आप लोग जाने। MCD का जो बिल आया है उसके अंदर दिल्ली को सेंटर को किस सेक्शन के अंदर 239A के अंदर पावर थी दिल्ली का बिल चेंज करने को। दोस्तों करंट अफेयर से भी आपको बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। उसके अंदर करंट अफेयर सिर्फ करंट अफेयर्स के रूप में नहीं आते, करंट अफेयर्स के अंदर वो लोग लीगल हिस्ट्री पूछ लेते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स पूछ लेते हैं। तो वेरी वेरी big topic and huge topic, and you have to keep your mind open to just screw that question set by the examiner. The World Commission on Environment and Development in its report titled Dash defined sustainable development as development that meets the need of the present without। तो ये जो sustainable development की definition है ये कहाँ पे दी गई है। So दोस्तों that answer is Our Common Future। Our Common Future is a book basically, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन टफ है, अगर नहीं आता हो तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आ गया ना इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन। मैंने आपको क्या बोला था, अभी तक कम से कम तीसरा चौथा हम इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपने TU LLB को क्रैक करना है देन इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, आई एम फोकसिंग वेरी वेरी मच ऑन द इंस्टीट्यूशंस, आपको करके जाने हैं। मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट बना के आपको दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने करके जाने चाहिए। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC की क्या इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट्स स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, दैट्स द सेकंड ऑप्शन। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, किसी इंस्टीट्यूशन को आपने करना है तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट पहले करना है कि उसका हेडक्वार्टर्स का है, दूसरा आपने करना है कि उसका चेयरमैन कौन है, तीसरा आपने करना है उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसके मेंबर्स कौन कौन है, चौथा आपने करना है कि वो करती क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये 4-5 चीजें आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन की करनी है। ये नहीं कि आपने इंस्टीट्यूशन का सिर्फ हेडक्वार्टर देख लिया, चेयरमैन देख लिया और आप चले गए। देखा इसमें उन्होंने क्या पूछा कि उसका UNFCCC का
मेन काम क्या है, देन दैट्स स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में सेलिब्रेटेड ऑन, ऐसे नेशनल डेज बहुत सारे होते हैं, जैसे डॉक्टर डेज, ठीक है। अभी डॉक्टर डे हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, क्योंकि कोविड चल रहा था। ये तो पूछ ही लेते हैं अपना जो क्या कहते हैं 8 PM 8 से 8:30 PM जो लाइट ऑफ करने वाला जो डे आता है वो कौन सा होता है। ऐसे बहुत सारे डेज आते हैं। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ ऑन June 5, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे आप नेशनल डेज भी करें, मैं आपको कई सारे इंपॉर्टेंट डेज की जो एक लिस्ट है वो मैं आपको यूट्यूब पे ज़रूर डालूंगा अपनी वीडियो के अंदर, आप उसको भी ज़रूर देख सकते हैं। एडवोकेट MC मेहता इज़ नोन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, देखा लैंडमार्क जजमेंट और करंट जजमेंट्स के साथ साथ जो लीडिंग जजमेंट वाले लोग हैं जो उसके अंदर चाहे इंदिरा सोनी हो गया, MC मेहता हो गया, ऐसे जो लोग हैं उनके किन केसेस के लिए वो बेनिफिट, किन केसेस के लिए वो फेमस हैं वो भी पूछ लिया जाता है। MC मेहता जो बेसिकली आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस में MC मेहता का नाम आता है। MC मेहता जो बेसिकली एक PIL डालते थे, ही इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेटर, और वो सब ज़्यादा PIL डालते थे एनवायरनमेंट के ऊपर। सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। MC मेहता नोन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट इन एनवायरनमेंट। नॉइस पॉल्यूशन वाज इंक्लूडेड इन एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। Again, that's 987 is the right answer, but again, this is a very tough question. If you don't know, you can skip it. Otherwise, mark it, learn about it. Anything related to that, if you want to know, then Google it and learn about it. 30. A person's old watch for rupees 152 and thereby losses 5% or to gain a 10%. She has to sell that watch. That the answer is 1760. To solve it, profit and loss very important. आप इसको सॉल्व करें। मेरी लास्ट वीडियो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, वहाँ पे सॉल्व करें। अगर आपको नहीं आ रहा तो देन राइट टू मी, मैं आपको उसको सॉल्व करके भेजूंगा। 31. B is to then north of A, C is to the east of A। ये डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि जो डायरेक्शंस हैं वो सेम ही रहती है, चाहे आप मेरे यहाँ पे बैठे हैं, चाहे आप किसी और स्टेट में बैठे, किसी और कंट्री में बैठे। नॉर्थ इज ऑलवेज नॉर्थ, साउथ इज ऑलवेज साउथ, ईस्ट इज ऑलवेज ईस्ट, वेस्ट इज ऑलवेज ईस्ट, वेस्ट इज ऑलवेज वेस्ट। सो यू जस्ट मार्क दैट नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। आप इसको मार्क कर ले, नॉर्थ इज अपवर्ड, साउथ इज डाउनवर्ड्स, वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द नॉर्थ एंड ईस्ट इज ऑन द राइट ऑफ द नॉर्थ। आपने इसको ऐसे मार्क कर लेना डायरेक्शन को, और उसके बाद फिर ऐसी सेटिंग्स लगानी है। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई भी इसे गलत नहीं करता, ज़्यादातर लोग इसे सही करते हैं। बहुत ही छोटी सी मिस्टेक की वजह से कोई गलत कर पाएगा इसको। तो दैट ऑप्शन इज वेस्ट। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Of the three numbers, the first is half of the second and the twice is third. Twice the third. The average of these number is 42 and the smallest of these number is, that's answer is 18. दोस्तों एप्टीट्यूड का टेस्ट है, बहुत इजी है। इसमें आप इसका ऑर्डर सेट करें। पहले उन्होंने जो क्वेश्चंस को बोला आप उसको राइट डाउन कर ले। दैट वन ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर की यहाँ पे बात हो रही है। फर्स्ट इज हाफ ऑफ सेकंड, तो पहला जो नंबर है वो सेकंड वाले का हाफ है, तो आप उसको x करके x/2 कर लेंगे। एंड जो सेकंड एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ थर्ड, तो जो थर्ड है उसमें आप x/2 को इंटू थर्ड कर लेंगे। तो ऐसे करके आप उसे बना लेंगे। उनको जो एवरेज क्या होता है, तीनों का सम डिवाइडेड बाय जितने वो नंबर हैं डिवाइड बाय 3। तो उन तीनों का जो एवरेज है दैट ऊपर तीनों अपने x के उसमें वेरिएबल में डाल लिए, नीचे डिवाइड बाय 3 करा, इज इक्वल टू 42 करा। आप उसको सॉल्व करेंगे, आपको x आ जाएगा। x से आप तीनों नंबर निकाल लेंगे और उसमें जो लोएस्ट नंबर है वो 18 है, वो आप इसमें मार्क कर देंगे। 4 more members have to nominated to the committee and there are 6 candidates A, B, C, D, E, F. The following condition have to apply। 4 members नॉमिनेट करने किसी कमेटी के अंदर, 6 members हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए उन्हें नॉमिनेट करने के लिए? F is nominated then D doesn't find any place। If B is nominated then E or F has to be nominated, both not but not both, दोनों को नहीं कर सकते। C is nominated then both D and B have to be nominated। तो दोस्तों इसमें हमने तीनों को कर ले। इसमें विच ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड कॉम्बिनेशन, देखो दोस्तों आप नीचे ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सी जो है वो ऑलमोस्ट सब जगह दिख जाएगा। और सी जो सी है वो बहुत ही एक्सेप्टेड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप जब सी लेंगे तो डी और बी भी आ जाएगा। आपने 4 में से 3 तो आपके हो ही गए। अब आपने ऊपर जो दोनों ऑप्शंस दिए उन दोनों ऑप्शन से आप सेलेक्ट करें कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें डी और बी वाला, जैसे वो कह रहे हैं इफ ए इज नॉमिनेटेड देन डी डजंट फाइंड अ प्लेस, तो ए आप नॉमिनेट करेंगे तो डी होएगा ही नहीं। मगर आपने सी नॉमिनेट कर दिया है तो डी और बी तो दोनों ही आ गए, यानी ए आउट हो गया। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो दैट्स बी, सी, डी एंड एफ। तो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस? दोस्तों एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन चल रहे थे, बहुत ईजी होते हैं। DU LLB के अंदर हमारे जो है गेट और आप कह ले IIMs के एंट्रेंस टेस्ट कैट के जैसे एप्टीट्यूड्स नहीं आते टफ वाले, बहुत इजी, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा सेकेंडरी बेसिस के आते हैं।
तो आप अगर उसमें सीरीज़ भी देखेंगे तो आप सीरीज़ देखिए सेकेंडरी बेसिस की सीरीज़ है, दस 1 3 9 23 53, इसका आंसर है 115। कैसे 115 सॉल्व करें नहीं पता तो मुझे बताएं, आई विल राइट टू यू। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? द सीक्वेंस के ऊपर देखो 2 क्वेश्चन आगे, दिस 1 1 2 3 5 8। आप इसको अगर ढंग से देखेंगे तो आप इसमें एक चीज़ पाएंगे कि ये जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर जो है 2 सीरीज टाइप की बन जाएंगी, तो आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो यू कैन इजीली सॉल्व इट। बाकी कोई क्वेरी हो तो जस्ट राइट मी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। देन देयर इज ओनली द पार्टी हु हैज सफर्ड डैमेज और इंजरी कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये कह रहे हैं जिस पार्टी को कोई इंजरी हुई है वही कोर्ट ऑफ लॉ में आ सकती है। इट्स टॉकिंग अबाउट द लैटिन वर्ब लोकस स्टैंडाई इज द राइट आंसर। मॉडस ऑपरेंडी क्या है? क्विड प्रो को का मतलब क्या होता है? स्टेटस को का मतलब क्या होता है? मुझे बताया क्विड प्रो को जैसे को तैसा, स्टेटस को जैसा है वैसा ही रहेगा। मोडस ऑपरेंडी यानी जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो क्या है? तो दोस्तों लोकस स्टैंडाई की जब कोर्ट के अंदर आप जाते हो, कोर्ट पूछती है व्हाट्स योर लोकस स्टैंडाई, यानी आपके ऊपर क्या हुआ, आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आप कोर्ट में आए हैं। तो लोकस स्टैंडाई इज द राइट आंसर। देन 37 वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कौन से हमारे लॉ के एग्जाम में आ सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जरूर पढ़े और आप उनको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डीपीएसपी के अंदर में से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत इज इन डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? डीपीएसपी इज डायरेक्टली प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, यानी स्टेट कैसी पॉलिसी बनाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फादर्स ने उनको डायरेक्शन देते हुए डीपीएसपी को बनाया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स ने डायरेक्शन दिया था स्टेट को कि वो पंचायत के ऊपर फोकस करे, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत जो हमारे डीपीएसपी है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ये भी हमारे डीपीएसपी में है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। दोस्तों दिस इज नॉट इन आवर डीपीएसपी, दिस इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11। आखिरी कब जुड़ी थी, कौन से ईयर में जुड़ी थी? क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताइए हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें से 11 में से एक जो है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर इज वन ऑफ आवर फंडामेंटल ड्यूटीज। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, ये हमारा डीपीएसपी है। दोस्तों अगला है रेमेडी ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अवेलेबल अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। दिस इज पर्सनल लॉ, टॉकिंग अबाउट हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज, दोनों से 2 2 3 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो जरूर करके जाएं। इसका जो आंसर है वो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ को कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स की रेस्ट्रिक्शन का रेमेडी मिलती है। दोस्तों कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं? कॉन्जुगल राइट्स आर द मैरिज राइट्स। तो कॉन्जुगल राइट्स कई बार आ जाता है कि मैरिज राइट्स को क्या कहा जाता है? कॉन्जुगल राइट इज द राइट ऑप्शन। तो आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन ढूंढें। गीता इज अ जैन एंड श्याम इज अ हिंदू, देयर मैरिज कैन बी सोलमनाइज्ड अंडर। दोस्तों हमारे देश के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के साथ साथ स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, और आप अगर हिंदू को पढ़े तो हिंदू लॉ के अंदर जो डेफिनेशन के अंदर हिंदू जो है वो सिख हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, उनको भी हिंदू कहा जाता है। तो जो गीता है जो कि जैन है, श्याम जो कि हिंदू है, वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी शादी कर सकते हैं, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हर कोई धर्म का व्यक्ति शादी कर सकता है, और स्पेशल मैरिज एक्ट को बनाने का रीज़न ये था कि 2 अलग अलग धर्म के लोग उसके अंदर आके शादी कर ले। सो दोस्तों स्पेशल मैरिज एक्ट इधर 1 और 2, यानी स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट दोनों के अंदर ये शादी हो सकती है, बट दैट कैन बी डन इन अंडर 1 एक्ट। सो दैट्स व्हाई ईदर 1 और 2, नॉट बोथ 1 और 2। 40. In which of the following case has the Supreme Court of India made it mandatory for candidate contesting election to the legislature in the spouse to declare the sources of income? दोस्तों इसका आंसर है लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Important and landmark judgments. I am going to post a video very soon जिसके अंदर 50 important landmark judgments की बात करूंगा. When you talking about important landmark judgment, also go to the current judgments which are shaping the current scenario of Indian politics. आज मैं न्यूज़ पर पढ़ रहा था तो एक हाई कोर्ट ने हमारे जो कि नेचर है उसको एक लिविंग एंटिटी बताया है, एंड दैट्स होमवर्क फॉर यू। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सी हाई कोर्ट है जिसने नेचर को, जिसने एनवायरनमेंट को एक लिविंग एंटिटी बताया है। सो दोस्तों 41 is in which of the following cases did Supreme Court of India hold seeking votes in the name of voters and religion? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स अभिराम वर्सेस CD कमोचन। दोस्तों दैट्स अ लैंडमार्क जजमेंट जिसके अंदर धर्म के नाम पे वोट मांगने को गैर कानूनी बताया गया था, अभिराम सिंह वर्सेस CD कमोचन। Which one of the following is not a source of Muslim law? दोस्तों मुस्लिम लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ गया। आप इसमें अगर ध्यान से देखें बहुत टफ है। यूजुअली मुस्लिम लॉ हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता, नॉट बिकॉज वी आर हिंदूज, बट ज़्यादा इसे पढ़ाया नहीं गया इस वजह से, बट क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप लोग उसे ना कर पाए तो फिर क्या करें? ट्राई करें। जब आप ट्राई करें तो ट्राई करें कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। अब आप इसमें देखिए, इसमें ऑप्शंस हैं, दैट्स कुरान। कुरान डेफिनेटली शुड बी द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ बिकॉज कुरान इज देयर होली बुक। सुन्नत,
I don't know what sunnat is basically, ijma I don't know what ijma is, and shruti I don't know what shruti is. But आप इससे अगर इसमें देखें तो then you have 4 options, and out of those 4 options there is one option which is standing out, shruti. Shruti is some kind of a Hindu name, some kind of a name which is not Arabic, which is not Urdu. So क्या पता that shruti should be the answer. This is a calculated risk. This is a calculated risk. You can take it. -1 हो जाएगा, कोई नहीं, बट दिस इज कैलकुलेटेड, क्योंकि कुरान, सुन्नत, इजमा आर अरेबिक और उर्दू, देयर आर समथिंग, दे हैव समथिंग व्हिच इज कॉमन दैट्स रिलेटेड टू मुस्लिम, मगर श्रुति इज अ हिंदू नेम, सो आई विल गो फॉर श्रुति. देन ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. एंड मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज आई हैव सीन द आंसर, बट इफ आई हैव सीन द क्वेश्चन एंड आई हैव सीन समथिंग वेरी different in the option, I will go for that, because in the end you also have to attempt it. You can't leave every question with fallacy कि आप उसमें 10% 20% श्योर नहीं है. Consider following and identify the correct statement. A, President of India is not eligible for re-election. Lok Sabha is the upper house of the parliament. Total number of high courts in India are present 25. There is no constitutional provision. देखिए दोस्तों, Deputy Prime Minister have no constitutional provision. President is not eligible for re-election. And Lok Sabha is upper house of parliament. दोस्तों आंसर C and D जो है, when we are talking about the consider following identity of the correct statement, तो दोस्तों इसमें जो है आंसर B and C are the right. ठीक है, इसमें सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. लोकसभा अपर, लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. हाँ, सो इसमें दोस्तों जो सेकंड सी और डी है दैट्स राइट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का, दैट्स राइट. टोटल हाई कोर्ट 25 है. लोकसभा इज नॉट अपर हाउस, इज द लोअर हाउस. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन. So next question, the question regarding disqualification of Speaker of Lok Sabha under X10 schedule of the Constitution India is referred for the decision 2. इसमें बताया गया है कि लोकसभा को जो स्पीकर उसे कैसे हटाया जा सकता है. डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा ना, डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा से क्यों हटाएगा लोकसभा के अंदर. लोकसभा इज द इलेक्टेड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. उसके अंदर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, दोस्तों स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है अपना रेजिग्नेशन डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देता है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसे पता होना चाहिए. स्पीकर ऑफ लोकसभा अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को. मगर क्या डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटा सकता है? बिल्कुल नहीं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आप लोग हैरान होंगे जान के कि स्पीकर ऑफ लोकसभा को नहीं हटा सकता. स्पीकर ऑफ लोकसभा हटता है बाय द वोटिंग ऑफ द लोकसभा. लोकसभा हटाती है स्पीकर ऑफ लोकसभा को, और उसमें ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं चारों में, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करें दोस्तों? उसमें हम ऑप्शन चूज करेंगे फोर्थ वन, अ मेंबर इलेक्टेड फॉर दिस पर्पस बाय लोकसभा. यानी लोकसभा जब वोट करती है एक ऐसे मेंबर को चुनती है जो स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटाता है. सो दोस्तों द ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन. इट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वास्ट सब्जेक्ट, स्टडी इट हार्ड, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. एंड मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं, गो विद दैट. देन द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके अंदर देखो ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. दोस्तों इंडिया इज अ रिपब्लिक. रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मतलब होता है द हेड ऑफ दैट स्टेट और ऑफ दैट कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल. दोस्तों इसलिए ऑल मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट नहीं है. पहले तो ये आउट हो गया, क्योंकि आप बोलेंगे सर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसलिए पहले आउट हो गया. मगर इसके अंदर एक क्रक्स और आपको आगे बताऊंगा. ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दोस्तों ये ऑप्शन भी नहीं है. ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल स्टेट काउंसिल तो है ही नहीं उसमें. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और क्या कहते हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, बट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. अब आप कहोगे सर सब उसमें इलेक्टेड ही तो होते हैं. जी नहीं, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, लोकसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे 104th अमेंडमेंट से पहले एंग्लो इंडियंस के नाम पे, और स्टेट असेंबली में भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की जब बात आ जाती है वहां पे वो भी एक तरीके के नॉमिनेटेड मेंबर्स के अंदर आते हैं. सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एज अ रिपब्लिक, और रिपब्लिक का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है दैट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल. इसलिए हमारे फोर फादर्स ने जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको आउट रखा, क्योंकि आज की डेट में आप हांगकांग में जाएं तो ये दिक्कत हो रही है. इलेक्टेड मेंबर्स को ओवर पावर कर रहे हैं नॉमिनेटेड मेंबर, जो कि चाइना द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. और नॉमिनेशन वाले जो मेंबर्स हैं अगर वो आज वोटिंग डाल रहे हैं, आज उनकी संख्या 2 है, 15 है, कल को कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके उनकी संख्या अगर 150-200 कर दी
तो वो नॉमिनेटेड मेंबर एक राष्ट्रपति चुन रहे होंगे और हमारा देश रिपब्लिक रहेगा ही नहीं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर्स ने नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का राइट नहीं दिया। इसलिए राज्यसभा का कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर, लोकसभा का कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर या किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर वोटिंग नहीं कर सकता प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर। सो दैट इलेक्टेड मेंबर इज द इंपॉर्टेंट वर्ड एंड यू शुड ऑलवेज स्टिक बाय दैट। सो दोस्तों 46 क्वेश्चन इज यूजुअल प्रोसेस ऑफ वैलिड एग्रीमेंट। वैलिड एग्रीमेंट का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले देयर शुड बी एन ऑफर, ऑफर शुड बी एग्रीड बाय एक्सेप्टेड बाय समवन, एक्सेप्ट करने के बाद एग्रीमेंट बन जाता है और एग्रीमेंट में जब कंसिडरेशन मूव होती है देन दैट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। सो इसका जो आंसर है दैट्स DACB, यानी पहले ऑफर आया, फिर एक्सेप्ट हुआ, देन दैट बिकम्स एन एग्रीमेंट, देन मूव्स द कंसिडरेशन एंड आफ्टर मूविंग ऑफ द कंसिडरेशन इट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट्स DACB। फ्रॉम whom is an offer addressed to when product is kept on the shelf of the shop with a price tag। जब आप प्राइस टैग लगा के एक प्रोडक्ट को शॉप के काउंटर पर रखते हैं तो ऑफर कौन देगा? तो दोस्तों द ऑफर इज मेड बाय द कस्टमर। आपने तो प्राइस टैग लगा के रख दिया टेबल पे, अब कस्टमर ऑफर देगा आपको कि ये 75 रुपये का मैं आई वांट टू बाय इट, सॉरी, वो आपको बताएगा दैट आई वांट टू बाय इट एंड देन यू विल एक्सेप्ट द ऑफर एंड आप उसको सेल करेंगे। सो द ऑफर इज मेड बाय द कस्टमर व्हेन द प्रोडक्ट इज ऑन द शेल्फ ऑफ द काउंटर। जब प्रोडक्ट आप किसी भी स्पार में जाते हैं, आप बिग बाजार में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, अगर प्रोडक्ट काउंटर पड़ा है देन यू आर मेकिंग दैट ऑफर टू बाय इट एंड द institution, the company had accepted your offer to sell it, then it becomes the completion of the contract. So दोस्तों 48th question है any contract made for an unlawful consideration is void in law। So कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अनलॉफुल कंसिडरेशन मूव हो रही है, यानी गैर कानूनी चीज़ का व्यापार हो रहा है या उसका कंसिडरेशन मूव हो रहा है, तो वो वॉइड माना जाता है। तो इसमें क्या, मिस्टर एक्स एग्री टू पे 1000 टू मिस्टर जेड फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस इन द कोर्ट, चूज द करेक्ट आंसर। दोस्तों गिविंग अ फॉल्स एविडेंस इज अनलॉफुल, अगेन इट्स अनलॉफुल कंसिडरेशन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज इट्स ड्यू टू अनलॉफुल कंसिडरेशन। दोस्तों इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन भी है और फर्स्ट ऑप्शन भी, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर जेड ड्यू टू द रिस्क ऑफ इन्वॉल्वड इन इट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर एक्स। दोस्तों वॉइड, वॉइडेबल, टू डिफरेंट कंसेप्ट। वॉइड मतलब होता है कि वो वॉइड हो गया, अच्छा वॉइड अब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस इट्स वॉइड, वॉइड इट्स वॉइड एट अ पर्टिकुलर स्टेज। वॉइडेबल यानी वो वॉइड हो सकता है बट उसके अंदर किसी ना किसी की अपना मंजूरी चाहिए होगी, बट in this option the principle is stating it's void, then there is no chance of voidable, it's a void and option 2 is the right answer। The active concealment of fact while entering into the contract is considered as the active concealment of fact, यानी facts को जब आप ना बताएं, उन्हें छुपाएं, तो वो क्या होता है? मिस्टेक होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, फ्रॉड होता है, कोअर्शन होता है। दोस्तों अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसके अंदर भी लास्ट टाइम डिस्प्यूट था। The option which was given in 49 was 3 fraud, but it's also misrepresentation, यानी आप उसको गलत रिप्रेजेंट करें, ये भी हो सकता है। सो अगेन अगर आपने 2 और 3 मार्क करें, आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। 50 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। मिस्टर एक्स एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद ए टू डिलीवर 10 kgs ऑफ मैंगोज टू मिस्टर ए ऑन 20th जुलाई। 20th जुलाई को उन्होंने बोला था कि भैया मैं तेरे को 10 किलो आम दे दूंगा। ऑन 18th जुलाई मिस्टर एक्स रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। सो इसके ऑप्शन है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है दैट्स 4 एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने से पहले ही आप उसको ब्रीच कर दें, यानी एंटीसिपेशन, यानी उसके एंटीसिपेशन में आप उसे ब्रीच कर दें। 51 द सब्सिक्वेंट चेंज मेड इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, द आंसर इज फ्रेंड्स ऑल्टरेशन। दोस्तों नोवेशन was also the change in contract, but that changes the whole basics of the contract। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है बट वो उसका होल बेसिक चेंज कर देता है, तो इसलिए इसमें हम ऑल्ट्रेशन की बात करेंगे। नोवेशन में तो पार्टीज भी चेंज हो सकती हैं, बट इसके अंदर कुछ क्लियर नहीं बताया गया सब्सिक्वेंट चेंज मेड इन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि उसमें क्या चेंज कर रहे हैं, इसलिए ये भी एक डिस्प्यूट क्वेश्चन था लास्ट टाइम। इसका ऑप्शन ऑल्ट्रेशन दिया गया था, बट अगर कुछ बच्चों ने जिन्होंने नोवेशन मार्क करा था उनको भी इसमें मार्क्स मिले हैं, क्योंकि नोवेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो द चेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज चेंज कर दी जाती हैं और उसका नेचर भी चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी क्वेश्चन इज़ नॉट वेरी डिफाइनेबल। सो नोवेशन ऑल्ट्रेशन आपका दोनों में से कुछ भी आपने करा देन दैट्स राइट। दोस्तों इफ अ कंपनी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट इट बिकम्स अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स आर वेरी
पॉपुलर टर्म। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है कि भैया एक्टिंग आउटसाइड द एम्बिट ऑफ योर पावर। तो अल्ट्रा वायर्स कोई भी एक्शन जो कि आपके पावर से बाहर है आप उसे करेंगे देन इट बिकम्स अल्ट्रा वायर, देन इट बिकम्स जीरो। इंट्रा वायर, इंफ्रा वायर्स, अल्टीमा वायर्स, चारों ऑप्शन को एक बार सर्च करें, पढ़ें इनके बारे में क्या है। क्योंकि मैं आपको क्या बोला, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाओगे तभी आप वाइड टॉपिक्स को कवर कर पाओगे। इफ़ यू कीप योर सेल्फ static, if you'll keep yourself moving in one unipolar direction, then that would be very difficult। तो इसलिए आप लोगों को वर्सेटिलिटी दिखानी पड़ेगी, क्वेश्चन से ऑप्शन निकालने पड़ेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए ऐसे ऑप्शंस में से ही कुछ ना कुछ मैटर बनाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोटेक्ट थ्रू कॉपीराइट। दोस्तों ये आ गया है आपका पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। जब हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो आ गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ DULLB, सो प्लीज डू प्रिपेयर फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगेन मैं जो वीडियो निकालूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, लास्ट पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद कि किस टॉपिक के अंदर कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो आप लोग फिर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। सो दोस्तों विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटाइटल्ड टू बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपीराइट। सो दोस्तों कॉपीराइट किसके लिए होता है? फैक्ट्स के लिए कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कोई भी फैक्ट इज नॉट अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको किसी भी अपना IP से प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। फैक्ट इज फैक्ट, उसके लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होती। यानी ये एक काली शर्ट है, दैट्स अ फैक्ट, फैक्ट को ये प्रोटेक्ट नहीं करा जा सकता किसी IP से, इसलिए फैक्ट इज आउट। आइडियाज इनोवेशन इज इन, बताइए कमेंट बॉक्स में, इनोवेशन आइडियाज के किससे प्रोटेक्ट किया जाता है? दैट्स पेटेंट। तो एक्सप्रेशन, कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है? जो गाने फिल्मों पे लगता है, फिल्म और गाने क्या है? इट्स एन काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कॉपीराइट्स इट्स ऑन एक्सप्रेशंस। देन मेथड ऑफ ऑपरेशन, जब हम इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात करते हैं तो उसके लिए एक अलग अपना IP होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट होता है, तो दैट्स कम मेथड ऑफ ऑपरेशन। इसका आंसर जो है दैट्स एक्सप्रेशन 53, इट्स टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशन। Is maximum term for protection of literary work of individual author under Copyright Act is option is lifetime of author plus 60 years। किसी भी एक्ट IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी प्रोटेक्शन को जब हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे वो कॉपीराइट हो, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, तो उसकी लाइफ कितनी होती है वो भी डिफाइंड है, उसको आपने पढ़ना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, यू शुड नॉट लीव इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने करके जाना है। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि दे आर ऑल्सो आस्किंग अबाउट, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट के अंदर क्या आता है, पेटेंट के अंदर क्या आता है, ट्रेडमार्क के अंदर क्या आता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर क्या आता है। दे आर ऑल्सो आस्किंग यू अबाउट कि वो कितने समय तक के लिए एलिजिबल होता है। अब आ रहा है इन्वेंशन इज प्रोटेक्टेड बाय, मैंने क्या बोला था, इनोवेशन इन्वेंशन दैट इज प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट। अब इसमें देखिए कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये मैं सब पे बात कर ही चुका हूँ। आप इनके बारे में सबके बारे में थोड़ा पढ़े, ठीक है, कि ये क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें प्रोटेक्टेड होती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IP। देखो 4th क्वेश्चन आ गया, इट्स इन अ रो। मैंने आपको बोला था 3 से 4 आते हैं। 2021 में 4 क्वेश्चन IP क्या है? यू कैन लेफ्ट 4 क्वेश्चन, दैट्स 4 × 4 × 16। IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बच्चे करके ही नहीं जाते, कहते सर मैं छोड़ रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ उसमें। अरे भाई कुछ तो कर जाओ, कुछ भी कर जाओगे तो 4 में से 2 या 3 तो आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, बट बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। 16 मार्क्स गोइंग डाउन द हेल। और उसके बाद फिर आपका जो स्ट्राइक रेट होता है इंडियन पॉलिटी में कम है, आपका स्ट्राइक रेट कॉन्स्टिट्यूशन में कम है, फिर आप बोलते हैं जी सर हो नहीं पा रहा। मेक श्योर IP इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एटलीस्ट डू समथिंग, ताकि आप उसे कुछ तो कर पाएं। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। IP रेफर टू द क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज इन्वेंशंस, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क। ओके, IP इंक्लूड्स पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है। IP डजंट इंक्लूड ट्रेडमार्क करता है। IP डजंट इंक्लूड इंडस्ट्रियल डिजाइन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है दैट इज A and B। IP refers to the creation of minds such as invention, literary work, artistic work, सब IP के अंदर आता है। IP includes patent, copyright, IP includes trademark, IP includes industrial design। तो ये तो बहुत ही सीधा क्वेश्चन था, पीछे आपको पूछ ही रहे थे वो लोग ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में। अगले क्वेश्चन में कह रहे कि वो है नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। यूज ब्रेन। This is again match 1 with list 2। It's about the invention, this about history। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बनाया था बताइए? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बनाया था? चार्ल्स डार्विन ने क्या बनाया था? जॉन लॉगी बर्ड ने क्या बनाया था? आंसर इज एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की बात करी थी। चार्ल्स डार्विन टॉक्ड अबाउट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड जॉन लॉगी बर्ड टॉक्स अबाउट टेलीविजन। J.L. बर्ड, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय J.L. बर्ड। 58 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। दोस्तों असर्शन और रीजन, असर्शन और रीजन के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज असर्शन, रीजन, पहले आपको ये समझना जरूरी है। असर्शन इज एक स्टेटमेंट दी हुई है, रीजन इज वो स्टेटमेंट उसका रीजन है।
तो जब बात कर रहे हैं असर्शन की, तो कह रहे जी ये स्टेटमेंट ट्रू है, किस वजह से, इसके रीजन की वजह से। यानी दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों ट्रू हो सकती है बट जरूरी नहीं है वो उसका रीजन हो। यानी मैं बोल रहा हूँ कि सौरभ 5 फुट 6 इंच है और वो ट्रू है, और मैं कह रहा हूँ अगले स्टेटमेंट में कि सौरभ की मम्मी 5 फुट 8 इंच है, यानी ये उसका रीजन हो सकता है। देन ए एंड बी बोथ आर ट्रू एंड ए इज द रीजन ऑफ बी। अगर मैं बोल रहा हूँ सौरभ 5-6 इंच है और दिल्ली में कुतुब मीनार है, कैन दे बी अ रीजन ऑफ असर्शन? यानी सौरभ 5-6 और दिल्ली में कुतुब मीनार है, इसका कोई लिंक हो सकता है? नहीं हो सकता। देन दिल्ली में कुतुब मीनार इज ऑल्सो ट्रू, देन ए एंड बी ट्रू बट ए इज नॉट द रीजन ऑफ B is not a reason of A. So इसके अंदर when they're talking about writing material of pencil is generally made of graphite, that's true. Graphite is a good conductor, that's also true. But क्या graphite पेंसिल से good conductor होने का कुछ लेना देना है? बिल्कुल नहीं. So option A is the right answer. Both A and R true, but R is not the correct explanation of A. Who among the following is called the father of artificial intelligence? दोस्तों that's John McCarthy. Very very important. John McCarthy बहुत अच्छे लोगों में से एक थे, और आप लोग अगर रिसर्च कर रहे हैं, when you studying about history, when you're studying about artificial intelligence, so you should know about John McCarthy. 60 histology is a study of those, it's about the tissues. Histology लोग बड़े कंफ्यूज हो गए थे. Again this is a very tough question, you can leave it. ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हैं, मगर आपको पता है आईपी के 4 क्वेश्चन आने, आप उसे छोड़ के जाने, देन दैट मेक नो सेंस. मगर ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा पता, वो पूछेंगे हिस्टोलॉजी किसकी स्टडी है, अरे भाई किसको पता होगा हिस्टोलॉजी की स्टडी है? बहुत ही कम बंदों को पता होगा. तो आप इसे छोड़ सकते हैं, बट डोंट लीव आईपी एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट. बेकिंग सोडा फॉर्म्स एल्काइन सॉल्यूशन विद वाटर. दोस्तों बेकिंग सोडा कभी आपने खाया हो या टच करा हो तो then that's SAR. So yes, of course it makes alkyne solution in water, but the chemical name of baking soda is not sodium carbonate, it's sodium bicarbonate. So only B is true. So दोस्तों this is science, because I was a science student, I know sodium bicarbonate baking soda, but जिसको नहीं पता again छोड़ सकता है, not a big deal. Choose the correctly matched option given below. Nobel Prize in Chemistry. So दोस्तों Nobel Prize, इसका आंसर तो देखो 3 है, बट नोबेल प्राइज का हर साल एक क्वेश्चन है. आपने नोबेल प्राइज करके जाना है. जब आपने नोबेल प्राइज करना है तो नोबेल प्राइज कितनी सारी फील्ड्स में मिलता है वो करके जाना है. नोबेल प्राइज कौन सी 2 कंट्रीज में डिवाइडेड है, यानी कौन सी 2 कंट्रीज है. नोबेल प्राइज पीस कौन देता है वो आपने करके जाना है. ठीक है. नोबेल प्राइज के अलग अलग नाम है, जैसे मैंने लिखा है द स्वर्जिस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस. सो दैट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी, देन दैट्स गिवन बाय स्वर्जिस रिक्सबैंक. सो आपने पढ़ के जाना है वो कौन देता है. नोबेल प्राइज 2 से 3 बंदों को मिलता है. ठीक है. आपने तीनों के नाम करके जाना है. लास्ट टाइम जब हमारे अभिजीत बैनर्जी को मिला था तो उसमें एस्टर डेफ्लो उनकी वाइफ का नाम तो था सबको पता, बट एक तीसरा बंदा उनके साथ था, उसका नाम किसी को पता नहीं था. लोग गलत कराए, ऑप्शन में तीसरा नाम आया था. सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट नोबेल प्राइज, कौन सी कंट्रीज देती हैं, कब से मिलता हुआ आ रहा है, किसके नाम पे रखा गया अल्फ्रेड नोबेल, उसको कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस उस प्राइज के आगे उनको देते हैं, और कौन सी कंट्री है जो पीस प्राइज देती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दोस्तों व्हेन यू टॉकिंग अबाउट हु हैव वन द मोस्ट नोबेल पीस प्राइज, दैट्स अ होमवर्क फॉर यू. सब हजार नोबेल पीस प्राइज किसने जीता है? इज दैट अ ह्यूमन, इज दैट एन इंस्टीट्यूशन? इफ दैट्स एन इंस्टीट्यूशन, व्हाट्स द नेम? बताइए. क्वेश्चन मार्क फॉर यू इन द कमेंट बॉक्स. हु हैव वन द मोस्ट नोबेल पीस प्राइज? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज बजट फॉर द ईयर 2021 इन द पार्लियामेंट ऑन 1 फरवरी. दोस्तों ये आपको पता होगा 1 फरवरी से बजट होने लग गया है. ये चेंज करा गया था मोदी गवर्नमेंट द्वारा. नूर अल मातुर्शी इज द फर्स्ट फीमेल, दैट्स अ करंट अफेयर, शी वाज एन एस्ट्रोनॉट ऑफ UAE. करंट अफेयर्स को आपने करके जाना है. रीड द स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ओपिनियन गिवन बिलो. द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ नीति आयोग में. दोस्तों बोथ आर ट्रू. द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर. मैंने अभी पीछे आपको बताया था नीति आयोग को आपको सब कुछ करके जाना है. CEO करके जाना है, वाइस चेयरमैन करके जाना है, चेयरमैन करके जाना है, मेंबर्स कौन कौन से करके जाना है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मेंबर हैं जो कि उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आएंगे, कौन कौन से मेंबर्स हैं उसके जो आपके इनवाइटेड मेंबर्स हैं, कौन कौन से मतलब मेंबर्स, कौन कौन से मिनिस्ट्रीज हैं, कौन कौन से मिनिस्टर्स जो कि इनवाइटेड हैं करंटली, उसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करके जाना है. ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर OEE इज अटैच्ड ऑफिस ऑफ दी. तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इसका आंसर है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ
प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंटरनल। इंडिया का इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है ये भी आपने बताना है, ठीक है। और वो इकोनॉमिक एडवाइजर किस इंडस्ट्री का आता है, इज इट कवर्स इकोनॉमिक अफेयर्स, लोगों ने करके आया था, गलत था। इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। उसी तरीके से दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे एसपीजी है, एसपीजी किसके अंडर आता है, सीबीआई है जो कि स्पेशल पुलिस एक्ट है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की जो प्राइम मिनिस्टर के पास ऑफिस है सिक्योरिटी का, एसपीजी का, वो किसके अंडर आता है वो भी आप बताओ। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको पढ़ के नहीं जाते हैं। अब ये एक क्वेश्चन मैंने कहाँ से निकाला, मैंने इससे निकाला, इकोनॉमिक एडवाइजर किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है बताओ। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हमसे तो ये भी पूछ सकते हैं कि भैया जो एसपीजी सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्ट्री को किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जो सीबीआई जिसका हम हर जगह नाम लेते हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड्स। Which among the following is apex body responsible for implementing India's flagship public health insurance assurance program, that's Ayushman Bharat Pradhan Jan Arogya Yojana, that's what National Health Authority इसके लिए responsible है। The option 3 is right answer। Nobel Peace Prize 2020 was awarded, देखा आ गया ना, Nobel Peace Prize किसको मिला था, that was awarded to WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था। 2021 में किसको मिला था वो आपने बताना है। मैंने फिर से आपको बताया था इंस्टीट्यूशन के बारे में आपने पढ़ना है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो जिनका नाम है, जैसे इकोनॉमिक्स में यू गॉट टू नो अबाउट दैट बैंक, ठीक है। कौन सी कंट्री है, 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं नोबेल प्राइजेज में, कौन कौन सी वो 2 कंट्रीज़ हैं और किस कंट्री के पास कौन से प्राइजेज हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नोबेल प्राइज फॉर इन फिजियोलॉजी इन मेडिसिन अवॉर्डेड बाय, देखा एक और क्वेश्चन आ गया, दैट्स आंसर इज नोबेल द नोबेल असेंबली एट कारोलिन्स्की इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन। नोबेल प्राइज के 3 से 4 क्वेश्चन आ गए दोस्तों। नोबेल प्राइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली करके जाएंगे आप लोग नोबेल प्राइजेस को। रीड द स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कंगना रनौत वन द बेस्ट फिल्म फेयर एक्टर अवार्ड एज पर द नेशनल फिल्म अवार्ड, शी वाज अवार्ड द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर मनी करने का जजमेंटल है क्या दोस्तों, इसमें ओनली ए इज ट्रू। कंगना रनौत येस हैव डेफिनेटली वॉन क्वाइट अ हैंडफुल ऑफ नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, मगर मनी करने का और जजमेंटल है क्या के लिए नहीं उनको अवार्ड्स मिले हैं। वो कौन कौन सी फिल्म के मिले हैं आप उसे निकालें। इस बार नेशनल फिल्म अवार्ड किस किस को मिला है वो भी आप लोग रिसर्च करके जाएं, क्योंकि ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स और खेल रत्न अवार्ड्स और ये पद्मश्री पद्म विभूषण अवार्ड्स ये सब आ जाते हैं। गिवन बिलो आर 3 स्टेटमेंट, इंडिया इज अ फेडरल पॉलिटी, ओके। इंडियाज फेडरल मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम द फेडरल मॉडल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके। फेडरल इम्प्लाइज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर between executive, legislature, judiciary, no. Third statement is wrong. So the answer is statement 1 and 2 are true. Yes, India का जो federalism that's very different from America and is a federal polity. Federal क्या होता है? Federal is basically the relationship between the state and the union. It's not the relationship between the executive, legislature and the judiciary. Question 72. Read the following statement in the context of social and educational backward classes Act 2018. इसके 2018 एक्ट जो है वो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पास हुआ था, जिसके अंदर रिजर्वेशन दिया गया था मराठास को, उसके ऊपर ये बता रहे हैं। तो उसमें क्या जा रहा है, द एक्ट हैज चैलेंज द ग्राउंड दैट इट वांट्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ, बिल्कुल ये हुआ था, उसके अंदर उसको चैलेंज किया गया था एक्ट को कि उसने 50% वायलेट करा था। द लिमिट ऑफ 50% रिजर्वेशन एक्सप्रेसली मेंशन द टेक्स्ट आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट इंदिरा सोनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस की बात करती है, ओके। द लिमिट परसेंट ऑफ रिजर्वेशन जो मेंशन एक्सप्रेसली इन द टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल, दोस्तों दिस इज 1, 3 एंड जो इसमें बात हो रही है और जो विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो दैट्स इट्स 1, 3 एंड 4। स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 है। जो 50% की बात है वो आर्टिकल 16 के अंदर नहीं करी गई है, इसमें जो है वो सही ऑप्शन है। जब मैं आपको बात कर रहा हूँ FDR, यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 36, आपने सारा पढ़ना है FDRs के बारे में। FDR इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कैन बी लोकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेपरेशन ऑफ पावर है, फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट सोवरेनिटी नहीं है, सेक्युलरिज्म है। दोस्तों पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या होता है, ABD इज द राइट आंसर। सोवरेनिटी का मतलब होता है ही हु इज द किंग। इन इंडियन डेमोक्रेसी पब्लिक इज द किंग, नॉट पार्लियामेंट इज द किंग, क्योंकि पार्लियामेंट में जब हम बात कर रहे हैं देन देयर इज ऑल्सो राज्यसभा, तो लोकसभा इज द किंग क्योंकि दैट देयर इज द पीपल नॉमिनेटेड MPs, तो people is the king is the right answer. The public parliament sovereignty is the wrong answer. According to the text of Article 91A, 92 of the Indian Constitution, 1950, the state can law restrict freedom of speech. Freedom of speech जो है that is conditional. Condition to few things. Hate of speech है, contempt of court है, defamation है, decency and morality है। तो इसमें हमें चूज करना है करेक्ट आंसर। सो दोस्तों हेट स्पीच नहीं है,
कंटेंट ऑफ कोर्ट है, डेफेमेशन है, डिसेंसी एंड मॉरलिटी है, सो इट्स बी, सी एंड डी। दोस्तों हेट स्पीच इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर। हेट स्पीच जो आप वर्ड है जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 19 को तो आप उसमें पढ़ेंगे हेट स्पीच की बात नहीं करी गई है। हेट स्पीच इज अ वेरी वाइड टर्म। उस हेट स्पीच को बहुत सारे टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया, उसमें डेफेमेशन डाल दी गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल दिया गया है, उसमें मॉरलिटी डिसेंसी डाल दी गया है, हमारे किसी और एलआई के प्रति आप गलत बोले तो वो डाल दिए गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें डाल दी गई हैं। अंडर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट दैट CAA, इनमें से कौन सी कंट्री है जो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है? दैट्स म्यांमार। सो A, B एंड C इज द राइट आंसर। D इज म्यांमार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें हिंदूज जो फोर्सफुली कमिंग फ्रॉम द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज की बात करेंगे, एंड म्यांमार इज नॉट अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। Which of the following statement is not true about the role and state of the governor in India? Governor is elected by state legislature. That's not true. So they are asking कि कौन सा true नहीं है, तो of course A is the one of the answer. Governor is appointed, that's true. So B cannot be the answer. A person who has completed age of 30 years. Of course that's not true. It's 35 years. बहुत छोटा सा 30 years लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। The same person cannot be appointed as the governor of 2 or more states. बिल्कुल नहीं, गवर्नर करा जा सकता है 2 से 3 states का भी। तो इसमें जो आंसर है that's A, C and D. B is the right answer. बी जो है मतलब वो ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें पूछा गया कि इसमें स्टेटमेंट गलत कौन सी है, तो गलत स्टेटमेंट A, C एंड D है। Which of the following state doesn't have veto power in United Nations? United Nations Security Council veto power में से किस स्टेट की नहीं है? द आंसर इज जर्मनी। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लूजिंग साइड पे थी, इसलिए उसको यूएनएससी में रखा नहीं गया, इसलिए उनके पास कोई पावर नहीं है। एंड इट्स वन ऑफ द मेन कंटेंडर विद इंडिया टू गेट इनटू यूएनएससी if UNSC extends someday. Which international organization is hearing the case of Gambia versus Myanmar Rohingya genocide? That's International Court of Justice. क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, ह्यूमन राइट्स पीपल राइट नहीं है, आप इनके बारे में पढ़े जरूर। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, दैट्स एन इंस्टीट्यूशन नॉट अ कोर्ट। अफ्रीकन कोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स, जैसे एन अफ्रीकन कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल क्रिमिनल मैटर्स। एंड ICC कहाँ पर? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है कहाँ पे? दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ का? यूरोपियन कोर्ट किस कंट्री में है? इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट किस कंट्री में है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस कंट्री में? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the country have not signed the statute of International Criminal Court? And the answer is China. China ने ICC साइन नहीं करा हुआ। WHO headquarter is situated in, that's in Geneva. सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस का क्या क्या करना है? हेडक्वार्टर्स करने हैं, उनके चेयरमैन करने हैं, उनकी फॉर्मेशंस करनी है, मेंबर्स कौन कौन हैं, और उनके ऑब्जेक्टिव्स करने हैं। 4 पार्ट आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन के करने हैं। इंस्टीट्यूशन पे बहुत जल्दी वीडियो में लाने वाला हूँ, वर्ल्ड के कितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर। Which of the following countries is not a member of South Asian फॉर रीजन? सार्क की मेंबर इनमें से कौन नहीं है? म्यांमार इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, अफगानिस्तान इज अ मेंबर ऑफ सार्क, बांग्लादेश, भूटान इज अ मेंबर ऑफ सार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी? दोस्तों इसके अंदर एशियान जो है वो ट्रेड के लिए है, सार्क इज ऑल्सो फॉर ट्रेड, नाफ्टा इज ऑल्सो फॉर ट्रेड एंड कॉपरेशन, NATO इज फॉर सिक्योरिटी, दैट्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें USA अपने एलाइज को सिक्योरिटी देता है, उनको आर्म्स देता है, उनको वेपन्स देता है, और उनको इन गारंटी इन रिटर्न वादा करता है सिक्योरिटी का। तो यही वो यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट था, यही हुआ था कि यूक्रेन वाज गोइंग टू गेट इनटू NATO एंड रशिया वाज वनरेबल टू दैट, कि अगर NATO के अंदर यूक्रेन आ जाएगा तो कल को क्या होगा कि अगर यूक्रेन बिकम्स अ NATO एलाइज तो US उसकी बचाने के लिए उसको वेपन्स देगा और उसको बचाने के लिए आएगा। Which organ of United Nations has accomplished a mandate and seized operation? दोस्तों दैट्स ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल बेसिकली बनाया गया था उन स्टेट्स, उन कंट्रीज़ के लिए जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिनके पहले क्या था, कॉलोनियल सिस्टम बहुत सारा था, इंपीरियल स्टेट्स होती थी। तो जब उस समय उस दौरान कई सारी इंपीरियल स्टेट्स हार गई, जैसे चाइना वाज ऑन विनिंग साइड, सॉरी भूटान हार गया, जर्मनी हार गया, तो इनके जितनी भी सारी जो कॉलोनीज थी उनका ध्यान कौन रखेगा? वहाँ पे सिविल वॉर ना हो, वहाँ पे उनका डेवलपमेंट ढंग से हो। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई थी उन सारी कंट्रीज़ का ध्यान रखने के लिए। और आखिरी कंट्री ट्रस्टीशिप काउंसिल ने जो छोड़ी थी वो कौन सी है? कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बताएं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन वो आ सकता है जब आज उन्होंने ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में ये पूछा कि ऐसे यूनाइटेड नेशन का कौन सा मेन ऑर्गन है जिसका काम हो चुका है और वो दैट सीज टू वर्क, तो वो ये पूछ सकते हैं कि उसका आखिरी कंट्री कौन सी थी जो ट्रस्टीशिप काउंसिल में थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें, और वो कोई खाने वाली आइटम है इंडिया में, उसका नाम उसका बराबर है। The recent judgment on Nitisha versus Union of India, again this is not a landmark judgment, this is a current judgment shaping one of our policy. So that's talk about Indian Army's policy on the grant of permanent commission to women violated right to equality. So जब Nitisha versus Union of India का 2021 का जो केस है, that talk about Indian Army's policy of grant of permanent commission. Who was the first Chief Justice of India? दोस्तों that's H.J. Kanai. Who was the first Chief Justice of India? Who was the first woman Chief Minister of India? Who was the first woman Justice of India? Who was the
द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस इन इंडिया, नॉट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे जो फर्स्ट वाले हैं वो आ जाते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास नोट्स भी हैं बहुत सारे ऐसे फर्स्ट वालों के, मेरे पास टॉपिक्स भी है, मैं आप लोगों को वो ज़रूर दूंगा। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखा फर्स्ट पूछ लिया, शॉर्टेस्ट पूछ लिया। अब आपने क्या प्रिपेयर करना है, आपने प्रिपेयर करना है हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंसर इज कमल नारायण सिंह, ही वाज अ वेरी शॉर्टली सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 87 है, हु अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स होते हैं, अलग अलग शेड्यूल्स में अलग अलग पावर्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसमें अपना किस शेड्यूल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जैसे शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 तो बता दिया, आपने पता करना शेड्यूल 1 के अंदर क्या है, शेड्यूल 3 के अंदर क्या है, शेड्यूल 5 के अंदर क्या है, शेड्यूल 10 के अंदर क्या है, 11 के अंदर क्या है, 12 के अंदर क्या है, ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स हमें मिले थे और हमने आफ्टर अमेंडमेंट कितने शेड्यूल्स कर दिए, ये भी आपको होमवर्क करना है। गेटिंग plenty of questions out of one question, that is the key of my teaching and that should be the key of your learning as well. So दोस्तों 88th question, article 1 of constitution defines India, that is Bharat is a union of states, so that is 3 is the right answer. Which of the following is related to the issuing of first compulsory licensing on pharmaceutical patent in India? तो पहला जो पेटेंट मिला था फार्मास्यूटिकल का वो किस में मिला था, किस केस के थ्रू मिला था, दैट्स बेयर वर्सेस नाटको। इट्स अगेन वेरी टफ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचर ऑफ टॉर्ट्स, तो टॉर्ट्स आ चुके हैं। टॉर्ट इट्स अ सिविल रॉन्ग, डेफिनेटली इट्स अ सिविल रॉन्ग, इट्स ओनली a wrong against no 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 tort can never be a wrong against, it can be wrong against society if you're doing a public nuisance is a tort, and what public nuisance is, it's against the public, so it's not, second is the wrong answer, so that is second is the right answer. Which of the following statement is true, duty under tort is fixed by law? No, tort की जो duty है that's not fixed by law, tort is मतलब ही सिविल रॉन्ग है एंड उसका जो पेनल्टीज हैं, उसका जो रेमेडी है दैट्स नॉट फिक्स्ड बाय लॉ, वो दैट्स डिसाइडेड बाय द कोर्ट, सो इट्स अ मॉरल ड्यूटी। यस, टॉर्ट इज अ मॉरल ड्यूटी, इट्स नॉट फिक्स्ड बाय द पार्टीज, हाँ नहीं है, वो भी सही है। टॉर्ट इज टुवर्ड्स द होल वर्ल्ड। सो दोस्तों इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट इट्स द सेकंड वन इज ड्यूटी अंडर टॉर्ट इज नॉट अ मॉरल ड्यूटी। तो जरूरी नहीं है ड्यूटी अंडर टॉर्ट इज अ मॉरल ड्यूटी, यानी वो मॉरल नहीं होता, जरूरी नहीं है। ड्यूटी अंडर टॉर्ट इज टुवर्ड्स द होल वर्ल्ड, यस ऑफ कोर्स इट्स टुवर्ड्स द होल वर्ल्ड। Miss Shilpa Sheikh separated Mr. Arun Sheikh through a decree of divorce. Then after she married to Mr. Kunal Vast, but continued with the Sheikh title of her earlier husband without any malice. Mr. Arun Sheikh filed a suit for removal of Sheikh title from the name of Miss Shilpa. वो कह रहा है कि भैया उसने अपनी पत्नी उसके पति का पुराना नाम लेके चल रही थी। A tort because it's a violation of right of Mr. Arun. How can it be a right of Mr. Varun? Option out. अगेन ये कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, सो आप लोग ऑप्शन आउट्स करिए। नॉट अ टॉर्ट बिकॉज इट्स नॉट वायलेशन ऑफ राइट ऑफ मिस्टर अरुण, हाउ कैन इट बी अ वायलेशन ऑफ राइट ऑफ मिस्टर, अ टॉर्ट बिकॉज इट्स अ वायलेशन ऑफ ड्यूटी ऑफ मिस्टर शिल्पा, अ क्राइम। सो दोस्तों इट कैन बी सेकंड ऑप्शन, नॉट अ टॉर्ट, इट्स नॉट अ टॉर्ट बिकॉज इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट ऑफ मिस्टर अरुण, इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट ऑफ मिस्टर अरुण, ये टॉर्ट हो ही नहीं सकता। वेरी क्लोज, तो ये सही है। Mr. A lets out his crane and driver to Mr. B for carrying B's business under contract, providing that the driver shall be servant of Mr. B. The crane driver by his negligence injured a person walking on the road. Who will be liable? दोस्तों दिस इज अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। लास्ट टाइम इसमें ऑप्शन मिस्टर ए दिया गया है, मिस्टर ए लेट आउट हिज क्रेन एंड ड्राइवर टू मिस्टर बी, इसमें इसको एलैबोरेट करना चाहिए था। अच्छा, मिस्टर ए ने अगर जो क्रेन दी है मिस्टर बी को, उसमें अगर उनको पता था और कि उन्होंने एक हैबिचुअल ऑफेंडर, यानी उनको पता था उन्होंने एक ऐसा ड्राइवर दिया जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो कि गलतियां करता ही करता है, तो ये गलती मिस्टर ए की हो जाती है। बट क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा कुछ बताया नहीं गया, तो इसके अंदर मिस्टर बी की गलती भी होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल और एजेंट की, तो उसमें क्या है, जो बंदा जिससे काम करा रहा है वो गलती उस बंदे की हो जाती है, तो इसलिए डिस्प्यूट क्वेश्चन था। इसमें अगर आपने मिस्टर बी भी मार्क करा है देन दैट इज राइट, मिस्टर ए भी मार्क करा है देन दैट्स आल्सो राइट। द इन्फोर्समेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नहीं हटता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950? एक्सरसाइज फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, बी राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू ब्रॉडकास्ट, राइट टू रिमेन साइलेंट। इन द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है दोस्तों? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट बिल्कुल है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू ब्रॉडकास्ट इज ऑल्सो अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू रिमेन साइलेंट इज ऑल्सो अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। ए बी सी डी ये चारों के चारों ऑप्शन जो है इसके अंदर दैट आर ट्रू एंड दैट आर राइट। So friends, this bring us to the last 5 questions of the DULB 2021 entrance test,
And the last 5 question of DLB 21 entrance test was from the comprehension passage, and the comprehension passage is basically not from English side. This is from the jurisprudence side. So when you are giving a law entrance exam, you are bound to give comprehension passage from the law side. So jurisprudence में different concepts होते हैं. Last time it was natural law, this time it was something else. तो ये 5 questions जो हैं वो comprehension passage से. comprehension passage का screenshot ये आपकी screen पे आ चुका है. आप इसको pause करके आराम से पढ़ लीजिए. इसको पढ़ने के बाद आपको question आ जाएगा पहले वाला, according to Locke, who is the creator of life? Then the answer is God. Creator of life is always God. It cannot be parents, it can be mother, it can be monarch. So the answer is God to that. नीचे लिखा भी हुआ है, आप देखिए. Adults rule and jurisdiction over children is temporary, is based on infancy of the child, never ends with nonage, can be justified as the paternalism based on incapability. So दोस्तों A, B and D is the right answer. Is temporary, is based on infancy of the child, and can be justified as the paternalism based on the incapacity. So the third question is, the reason that Locke's theory has survived the test of time is that, why it has survived the test of time? So B, that that we all are nobody's property is the one reason, and the another reason that this theory's secular analog is accepted by intellectuals. So it's secular analog. You'll get all these answers from the passage. So it's a comprehension passage, but it's more towards the jurisprudence side. What is jurisprudence? आप लोग पूछ रहे होंगे सर jurisprudence आप बोल रहे हो. Jurisprudence is basically the study of the philosophy of law, एंड इसके क्वेश्चंस भी आए जाते हैं. सो मैंने बताया था jurisprudence आप ज़रूर पढ़े, और jurisprudence के अंदर जो ऐसे Locke हो गया और क्या कहते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट जितने भी जूरिस्ट और बहुत सारे जितने फिलोसफिकल जो हमारे लॉ को शेप करने में, वर्ल्ड के लॉ को शेप करने में जितने भी पुराने फिलोसफिकल जो ऑथर्स रहे, जो सेयर्स रहे, उनके आप बारे में ज़रूर पढ़े. So another question is, parents are to inform the mind and govern the action of their yet ignore knowledge till reason shall take its place and ease of them of that trouble. Who's having this trouble and what is this trouble? So they're talking about who's having this trouble and what is this trouble. Is my answer is B, parents informing the child and governing their action. So it's basically who is this trouble. So it's the parents, and who, what is this trouble? It's about informing the child and governing their actions. So fifth question is, the passage can have its title as. So what is the title of the passage? ये question हमेशा आता ही आता है कि passage का title क्या है. तो is it child is father of man, infancy of child, theory of moral equality, or Filmer's theory? So answer is theory of moral equality. Very, very tough. These comprehension passages are not very easy. And with this we are finished our 2021 DU LLB entrance test. 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं. आई होप आपको इन 100 क्वेश्चंस के थ्रू सारे क्वेश्चन जो DLB 21 में आए थे आपको मिल गए होंगे सॉल्व करने को. उनके पीछे का कंसेप्ट, उनके पीछे का रीज़न आपको पता चल गया होगा. एंड विद दैट उन क्वेश्चन से हम कैसे बाकी क्वेश्चन निकाल सकते हैं आप लोगों को पता चल गया होगा. इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप इस एग्ज़ाम को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं. अगर आप मेरी माने और आपने 50% अबव इस एग्जाम में सॉल्व किया है, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट अटैम्प्ट, यानी आपने अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं करी और आप 50% तक इसे सॉल्व कर रहे हैं, देन आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप DLB को क्रैक कर लेंगे. अगर आपने इसको 30-40 के आसपास किया, देन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपका क्रैक हो जाएगा. बट अगर आप इसमें 10% के बिलो, यानी 10-12 क्वेश्चन के बारे में ही जानते थे, आपको ज़्यादा नहीं पता था, देन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. दिस DLB इज़ नॉट योर कप ऑफ टी. यू नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू गेट इन टू दैट. सो ये जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पर सॉल्व करने से हम लोगों को एक हमारा पता चल जाता है कि हम कहाँ किस लेवल पर हैं और हमें कितनी प्रिपरेशन करनी है. हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो हम उन टॉपिक्स को भी पढ़ते हैं. जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स बताए, और मैं अगला वीडियो जो ला रहा हूँ उसमें मैं यही बताऊंगा कि हमारा सिलेबस DLB का होता है. क्योंकि बहुत सारे लोग देखो इंग्लिश पे, मैथ्स पे टाइम लगा देते हैं. आप बताइए हमने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का कितनी इंग्लिश है, कितनी मैथ्स है इसमें. फिर कुछ लोग होते हैं जो कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पे इतना ज़्यादा चले जाते हैं. अब आप देखिए करंट अफेयर्स कितने थे इसमें. ऑफकोर्स करंट अफेयर्स थे, बट दैट करंट अफेयर्स आर रिलेटेड टू लॉ. तो मैं आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा अपने अगली वीडियो में व्हाट इज़ दिस सिलेबस, और आप लोगों को अपनी एनर्जी किन पॉइंट्स पे स्ट्राइक करने चाहिए और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप उस पर हैवी बम्बारमेंट कर पाएँ, उसको अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ और क्रैक कर पाएँ DLB 2022. दोस्तों मैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो मेल्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ. बहुत सारे लोगों के रिप्लाई रह गए हैं, बहुत सारी मेल्स आ रही हैं. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट
टू कोप विद दैट। एंड बहुत जल्दी हम लोग अपना सेशन भी शुरू करने वाले हैं। आप लोगों को प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी बुक्स खरीदनी है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। 3 बुक्स हैं, मैंने लास्ट वीडियो में रिकमेंड करी थी, आप उन तीनों बुक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ले सकते हैं। जो मैंने 2 वीडियोज रिकमेंड करी थी, आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ IPC, वो भी नीचे लिंक उन वीडियोज़ के हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।